ओके फ्रेंड्स, कल पास के 300 डेज हार्ड चैलेंज में एक बार फिर से 109 डे कंप्लीट करने के बाद 110th डे में हम लोग पॉलिटी के क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1। निम्नलिखित का मिलान करें। 10वीं अनुसूची दल बदल के आधार पर योग्यता के बारे में प्रावधान, 8वीं अनुसूची संघ राज्यों और समवर्ती सूचियां, 7वीं अनुसूची भाषाएं, 5वीं अनुसूची जनजातीय क्षेत्रों से संबंधित। यानी कि यहाँ पर अपन लोगों को जो है वो कुछ शेड्यूल्स दिए हुए हैं, शेड्यूल्स को इनके प्रोविजंस के साथ मैच करना है हम लोगों को। ठीक है, 10वीं अनुसूची हम लोगों को पता है दल बदल से संबंधित है, यानी कि ए हो जाएगा आपका 1। 8वीं अनुसूची हम लोगों को पता है भाषाओं से संबंधित है, यानी कि बी हो जाएगा आपका 3। 7वीं अनुसूची हमको पता है कि है ना संघ राज्य और समवर्ती सूची यहाँ पर दी हुई है, यानी कि सी हो जाएगा आपका 2। 5वीं अनुसूची जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन, यानी कि डी हो जाएगा आपका 4। आपका आंसर होगा 1, 3, 2 एंड 4। मैच द फॉलोइंग, है ना। यहाँ पर शेड्यूल्स दिए हुए हैं, प्रोविजन दिए हुए हैं। 10th शेड्यूल है ना, प्रोविजन एज टू द डिस्क्वालिफिकेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ डिफेक्शन। ठीक है, 8th शेड्यूल यूनियन स्टेट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। 7th शेड्यूल लैंग्वेजेस, है ना। 6th शेड्यूल जो है वो है ना रिलेटेड टू द ट्राइबल एरियाज। ठीक है, तो 10th शेड्यूल को अपन लोग देखते हैं। 10th शेड्यूल हम लोगों को पता है कि प्रोविजन जो है वो डिफेक्शन के रिगार्डिंग यहाँ पर प्रोविजंस दिए हुए हैं। ठीक है, तो ए हो जाएगा आपका 1। ठीक है, सेकंड 8th शेड्यूल हमको पता है कि यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट यहाँ पर दी हुई है, तो आपका क्या हो जाएगा, ठीक है, बी हो जाएगा आपका 2। ठीक है, 8th लिस्ट जो है वो सॉरी आपका जो है वो लैंग्वेजेस यहाँ पर दिए हुए हैं, तो आपका क्या हो जाएगा 8th लिस्ट में आपका 3rd। ठीक है, 7th शेड्यूल में आपकी जो है तीनों लिस्ट दी हुई है, तो आपका सी हो जाएगा 2। ठीक है, 6th शेड्यूल में जो है वो आपका रिलेटेड टू द ट्राइबल एरियाज। ठीक है, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जो है ट्राइबल एरिया से रिलेटेड है। ठीक है, 1, 3, 2 एंड 4 आपका आंसर हो गया सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। कौन सी भाषा 8वीं अनुसूची में मान्यता प्राप्त है? मान्यता प्राप्त नहीं है, हालांकि यह किसी राज्य की आधिकारिक भाषा है। अंग्रेजी, सिंधी, संस्कृत और कश्मीरी। तो ये क्या हो जाएगा, अंग्रेजी। ठीक है, अंग्रेजी अपने को पता है कि 8th शेड्यूल में नहीं है, जबकि ये नागालैंड की क्या है, ऑफिशियल लैंग्वेज है। ठीक है, विच लैंग्वेज इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड इन द 8th शेड्यूल दो इट इज एन ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ अ स्टेट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इंग्लिश। अभी हम लोगों ने डिस्कस किया 8th शेड्यूल में नहीं है, लेकिन ये क्या है, ये जो है वो नागालैंड की ऑफिशियल लैंग्वेज है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को लेते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। भारत के संविधान में भारत के प्रत्येक नागरिक के लिए 12 मौलिक कर्तव्य निर्धारित किए गए। ठीक है, तो पहले अपन लोग देख लेते हैं क्या करना है, करेक्ट जो है स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, हमको करेक्ट स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करना है। तो यहाँ पर क्या हो रही है, 12 मौलिक कर्तव्य। हम लोगों को पता है कि 12 नहीं है, कितने हैं, 11 है, 11 है। देयर आर 12 फंडामेंटल ड्यूटीज लेड डाउन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फॉर एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया। फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों के प्रत्यक्ष प्रवर्तन के लिए कोई प्रावधान नहीं है, बिल्कुल सही। ठीक है, देयर इज नो प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फॉर डायरेक्ट एनफोर्समेंट ऑफ द फंडामेंटल ड्यूटीज। ये स्टेटमेंट करेक्ट है, इनके एनफोर्समेंट के लिए डायरेक्ट कोई प्रोविजन नहीं दिया हुआ है। भारत के प्रत्येक नागरिक के मौलिक कर्तव्य में से एक आम या राज्य चुनाव में अपना वोट डालना है। ठीक है, तो पता है अपने को जो है वोट डालना फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है। वन ऑफ द फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया इज टू कास्ट हिज हर वोट इन द जनरल और स्टेट इलेक्शंस। तो ये भी जो है वो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, केवल सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है। आपका आंसर हो जाएगा भी। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को ले लेते हैं। सहकारी समितियों का विषय निम्नलिखित में से किस में आता है? इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज द सब्जेक्ट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी फॉल? ठीक है, तो ये काय में आता है, कॉन्करेंट लिस्ट में आता है। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज है वो किसका, कॉन्करेंट लिस्ट का सब्जेक्ट है। 4 का आंसर हो जाएगा आपका सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 को लेते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 से 8 किस विषय से संबंधित है? विथ व्हाट सब्जेक्ट डू द आर्टिकल्स 5 to 8 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स? ठीक है, हमको पता है सिटीजनशिप से रिलेटेड है। पार्ट 2 आर्टिकल 5 to आर्टिकल 11 जो है वो नागरिकता से संबंधित है, सिटीजनशिप से संबंधित है। ठीक है, तो भारतीय संघ और उसके क्षेत्र का विवरण, नागरिकता, मौलिक कर्तव्य, संघ की कार्यपालिका, तो नागरिकता से संबंधित है। डिटेल्स ऑफ इंडियन यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, सिटीजनशिप, फंडामेंटल ड्यूटीज एंड यूनियन एग्जीक्यूटिव, सिटीजनशिप आपका आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 को लेते हैं। संसद के सदन के कुल सदस्यों की संख्या, ठीक है, कुल सदस्यों की संख्या के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करने का नियम निम्नलिखित में से किस मामले में लागू होता है? ठीक है, कुल सदस्य संख्या का 2/3, संविधान में संशोधन, आपातकाल की घोषणा को मंजूरी, राष्ट्रपति पर महाभियोग, आपातकाल की घोषणा को अस्वीकार करना। ठीक है,
तो कुल सदस्य संख्या का 2/3 बहुमत काय के लिए चाहिए होता है? राष्ट्रपति के महाभियोग के लिए चाहिए होता है। द रूल ऑफ पासिंग रिजोल्यूशन बाय 2/3 मेजोरिटी ऑफ टोटल नंबर ऑफ द members of the House of Parliament is applicable in the case of amendment of the Constitution, approval of proclamation of emergency, impeachment of president, disapproval of proclamation of emergency। तो impeachment of president के लिए क्या चाहिए होता है? टोटल स्ट्रेंथ का 2/3 मेजोरिटी रिक्वायर्ड होता है। तो आंसर 6 का हो जाएगा आपका सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपातकाल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो हमको क्या करना है? करेक्ट स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करना है। Consider the following statement in respect to the financial emergency under Article 360 of the Constitution of India। ठीक है, तो हमको क्या करना है? करेक्ट स्टेटमेंट्स को आइडेंटिफाई करना है। जारी की गई वित्तीय आपातकाल की घोषणा 2 महीने की समाप्ति पर लागू नहीं होगी जब तक कि उस अवधि की समाप्ति से पहले इसे संसद के दोनों सदनों के द्वारा अनुमोदित नहीं किया गया है। करेक्ट, ठीक है, 2 महीने का टाइम होता है। A proclamation of financial emergency issued shall cease to operate at the expiration of 2 months unless before the expiration of that period it has been approved by the resolution of both houses of parliament। करेक्ट है, हमको पता है। ठीक है, फाइनेंशियल इमरजेंसी के लिए 2 मंथ होता है। ठीक है, आर्टिकल 356 प्रेसिडेंट सूट के लिए 2 मंथ होता है, नेशनल इमरजेंसी के लिए 1 मंथ होता है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट फर्स्ट आपका करेक्ट हो गया। यदि वित्तीय आपातकाल की कोई घोषणा लागू है तो भारत के राष्ट्रपति के लिए संघ के मामलों के संबंध में सेवा करने वाले सभी या किसी भी सेवा वर्ग के व्यक्तियों के वेतन और भत्ते में कटौती करने के लिए निर्देश जारी करने का अधिकार है, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को छोड़कर। तो गलत है, हमको पता है जब फाइनेंशियल इमरजेंसी होती है तो सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उनके, सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन भत्ते भी कम किए जा सकते हैं। If proclamation of financial emergency is in operation, it is competent for the President of India to issue directions for the reduction of salaries and allowances of all or any class of persons serving in connection with the affairs of the Union, but excluding the judges of the Supreme Court and the High Court। ठीक है, तो सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। आपका आंसर हो जाएगा ए। 7 का आंसर हो गया ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदन के पश्चात राष्ट्रपति द्वारा जारी किए गए आपातकाल की घोषणा वैध होगी। After approval by both houses of parliament, the proclamation of emergency issued by the president shall be valid। कितने महीने के लिए होगी? 6 महीने के लिए, 6 मंथ के लिए होगी। ठीक है ना, 6 महीने की अवधि के लिए, अनिश्चित अवधि के लिए, जब तक कि बाद की घोषणा द्वारा निरस्त न कर दी जाए। अनिश्चित अवधि के लिए यदि संसद के दोनों सदन प्रत्येक 6 महीने के पश्चात घोषणा को अनुमोदित करते हैं। ठीक है, केवल 2 महीने के अतिरिक्त। ठीक है, तो आंसर आपका क्या होगा? सी। ठीक है, अनिश्चित अवधि के लिए यदि संसद के दोनों सदन प्रत्येक 6 महीने के पश्चात उसको अनुमोदित कर देते हैं। ठीक है, अपन देखते हैं कि इसके लिए कोई जो है मैक्सिमम टाइम लिमिट कॉन्स्टिट्यूशन ने डिसाइड नहीं की है। अगर रिक्वायरमेंट लगती है तो आफ्टर एवरी 6 मंथ फिर से रिजोल्यूशन पास करके उसको वो क्या कर सकते हैं? 6 मंथ के लिए, ठीक है, अनलिमिटेड टाइम पीरियड तक उसको एक्सटेंड कर सकते हैं। तो आपका आंसर जो होगा वो क्या? सी। After approval by both houses of parliament, the proclamation of emergency issued by the president shall be valid for a period of 6 months for an indefinite period unless revoked by the subsequent proclamation for an indefinite period if both houses of parliament approves the proclamation after every 6 month। ठीक है, हर 6 मंथ के बाद अगर पार्लियामेंट उसको अप्रूव कर देती है तो फिर इनडेफिनेट पीरियड के लिए उसको एक्सटेंड कर सकते हैं। तो 8 का आंसर हो जाएगा आपका सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं। अनुच्छेद 356 के तहत जारी प्रत्येक उद्घोषणा निम्नलिखित की समाप्ति पर प्रभावी नहीं होगी। ठीक है, एवरी प्रोक्लेमेशन इशूड अंडर आर्टिकल 356 शैल सीज टू ऑपरेट एट द एक्सपायरेशन ऑफ। ठीक है, 1 माह जब तक कि उस अवधि से पहले उसे संसद के दोनों सदनों के संकल्प द्वारा अनुमोदित नहीं कर दिया गया हो। 2 माह जब तक कि उस अवधि से पहले उसे संसद के दोनों सदनों के संकल्प द्वारा अनुमोदित न कर दिया गया हो। 6 माह जब तक कि उसे संसद की अवधि से पहले संसद के दोनों सदनों के संकल्प द्वारा अनुमोदित न कर दिया गया। 3 वर्ष। ठीक है, तो आंसर क्या होगा आपका? बी। अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जब तक कि संसद के दोनों सदन संकल्प पारित करके उसको अनुमोदित नहीं कर देते तब तक जो है वो क्या होगा? 2 माह तक वो वैलिड रहेगा। आपका आंसर क्या हो जाएगा? बी। ठीक है, एवरी प्रोक्लेमेशन इशूड अंडर आर्टिकल 356 shall cease to operate at the expiration of 1 month unless before that period it has been approved by resolution of both houses of parliament। 1 मंथ का के लिए होता है आर्टिकल 352 नेशनल इमरजेंसी के लिए। यहाँ बात हो रही 356 की। 2 month unless before that period it has been approved by resolution of both houses of parliament। ठीक है, 6 month 3 years। ठीक है, तो हमने देखा 2 मंथ। आपका आंसर क्या बनेगा? बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 को ले लेते हैं। जब देश में आपातकाल की घोषणा लागू हो तो राज्य सरकार
ठीक है, कानून नहीं बना सकती, केवल समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बना सकती है, राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है, निलंबित है। काय की बात हो रही है? आपातकाल की। ठीक है, आपातकाल यानी कि अगर केवल आपातकाल लिखा है तो हम इसको नेशनल इमरजेंसी मानेंगे। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में इन दैट केस क्या होगा? ये कानून नहीं बना सकती। इन दैट केस जो है वो क्या करेगा? कानून कौन बनाएगा? संसद बनाएगी। While a proclamation of emergency is in operation in the country, the state government can legislate only on subjects in the concurrent list, can legislate on the subject in the state list is suspended. ठीक है, कैन नॉट लेजिस्लेट। ठीक है, स्टेट सब्जेक्ट के लिस्ट पे भी जो है वो आर्टिकल 250 लेजिस्लेशन कौन करेगा? पार्लियामेंट। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 को देख लेते हैं। जब देश में अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल की घोषणा लागू हो, while a proclamation of emergency is in operation in the country under article 352, संसद को अनुच्छेद 250 के तहत राज्य सूची के किसी भी मामले के संबंध में कानून बनाने का अधिकार है। ठीक है, करेक्ट। अभी हम लोगों ने यही बात की थी और यही बात यहाँ पर आई है। संविधान के तहत कानून बनाने के हकदार राज्य विधानमंडल की शक्ति निलंबित है। ठीक है, शक्ति निलंबित नहीं होती है, हमको पता है। संसद द्वारा पारित कानून को राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से राज्य विधानमंडल द्वारा संशोधित किया जा सकता नहीं। संसद अपनी कुछ शक्तियां राज्य विधानमंडल को सौंप सकती नहीं। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? ए। संसद को अनुच्छेद 250 के तहत राज्य सूची के किसी भी मामले में कानून बनाने का अधिकार है। ठीक है, while a proclamation of emergency is in operation in the country under article 352, the parliament is empowered under article 250 to legislate with respect to any matter in the state list. The power of the state legislature to make a law which is entitled to make a law under the constitution is suspended. A law passed by the parliament may be amended by a state legislature with prior permission of the president. Parliament can delegate some of its power to the state legislatures. ठीक है, तो आपका आंसर क्या बनेगा? ए। ठीक है, ए बनेगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 12 को लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 को देख लेते हैं। वित्तीय आपातकाल के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? यानी कि फाइनेंशियल इमरजेंसी के रिगार्डिंग यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट दिया है, हमको आइडेंटिफाई करना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। राष्ट्रपति राज्यों से वित्तीय औचित्य के एक निश्चित सिद्धांत का पालन करने के लिए कह सकते हैं, बिल्कुल करेक्ट। प्रेसिडेंट कैन आस्क स्टेट्स टू फॉलो अ सर्टेन कैनन ऑफ फाइनेंशियल प्रोप्राइटरी। ठीक है, करेक्ट है। राज्यों से राष्ट्रपति के विचार के लिए धन विधेयक आरक्षित करने के लिए कहा जा सकता है, ये भी करेक्ट है। द स्टेट्स में बी आस्क्ड टू रिजर्व द मनी बिल्स फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। ठीक है, क्या किया जा सकता है ना, मनी बिल्स को रिजर्व करने के लिए बोल सकते हैं। राष्ट्रपति राजस्व के सामान्य आवंटन को निलंबित कर सकते हैं, बिल्कुल करेक्ट, कर सकते हैं। प्रेसिडेंट कैन सस्पेंड द नॉर्मल अलोकेशन ऑफ रेवेन्यूज। राष्ट्रपति सिविल सेवकों के वेतन भत्तों में कटौती कर सकते हैं, न्यायाधीशों के नहीं। ठीक है, इनकरेक्ट है, हमको इनकरेक्ट ही बताना है, तो आंसर हमारा होगा डी। अभी हमने देखा कि न्यायाधीशों के वेतन भत्ते भी कम कर सकते हैं। प्रेसिडेंट कैन रिड्यूस द सैलरीज ऑफ सिविल सर्वेंट्स नॉट जजेस। ठीक है, तो की जा सकती है। हमको नॉट बताना है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है, तो हमारा आंसर हो जाएगा डी। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 13 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16(4)(1) के अनुसार 3 राज्यों में आदिवासी कल्याण का प्रभारी मंत्री होगा, जो अनुसूचित जातियों और पिछड़े वर्गों के कल्याण का भी प्रभारी हो सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य इस अनुच्छेद के अंतर्गत नहीं आता है? ठीक है, हम लोगों को पता है कि आर्टिकल 164(1) की बात की जा रही है, तो है ना, यहाँ पर अपन लोग देखते हैं कौन कौन एमपी है, झारखंड है एंड छत्तीसगढ़ है। ठीक है, उड़ीसा है। ठीक है, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा भी उसके अंतर्गत। ठीक है ना, उड़ीसा को हटा दिया गया है और नहीं, उड़ीसा उसमें आता है। ठीक है, तो पंजाब जो है इसके अंतर्गत इंक्लूडेड नहीं है। ठीक है, पंजाब को जो है वहां पर जो है वो कोई ट्राइबल मिनिस्टर का होना रिक्वायरमेंट नहीं है। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 164(1) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, in 3 states there shall be a minister in charge of tribal welfare who may be addition be in charge of the welfare of the scheduled caste and backward classes. Which one of the following state is not covered by the article? झारखंड, पंजाब, मध्य प्रदेश, ओडिशा। ठीक है, तो पंजाब इसमें कवर्ड नहीं है। पंजाब में ट्राइबल मिनिस्टर की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अभी 4 स्टेट्स हैं, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा एंड छत्तीसगढ़। ठीक है, जहां पर ट्राइबल मिनिस्टर की रिक्वायरमेंट होती है, तो इनमें से पंजाब में ट्राइबल मिनिस्टर की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, पहले बिहार था, लेकिन बिहार को हटा करके और अब किसको कर दिया गया? उसकी जगह पे छत्तीसगढ़ को कर दिया गया। ठीक है, तो अब 3 स्टेट नहीं है, पहले 3 स्टेट थे। कौन कौन से? क्योंकि तब बिहार और झारखंड अलग नहीं हुए थे। ठीक है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ भी अलग नहीं हुए थे। ठीक है, तो बिहार झारखंड अलग होने के बाद बिहार में ट्राइबल पॉपुलेशन कम हो गया है, तो झारखंड को इंक्लूड किया है। ठीक है, और बिहार को वहां से हटा दिया है। ठीक है, और क्या कर दिया गया? बिहार को हटाने के बाद फिर किसको ले लिया गया? छत्तीसगढ़ को भी ले लिया गया। तो कितने स्टेट हो गए? 4। कौन कौन से? एमपी, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ एंड झारखंड।
तो यहाँ पर पंजाब इसमें इंक्लूडेड नहीं। क्वेश्चन नंबर 14 में आते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद देवनागरी लिपि में हिंदी को संघ की आधिकारिक भाषा के रूप में निर्धारित करता है? ठीक है, 341, 342, 343, 346, 343। Which article of Indian Constitution prescribes Hindi in Devanagari script as the official language of the Union? 341, 42, 43, 46, 343। आंसर हो जाएगा आपका 14 का सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 में आते हैं। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य अल्पसंख्यक समुदाय के व्यक्तियों को सार्वजनिक रोजगार में समान अवसर देता है? ठीक है, यानी कि इक्वल अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। तो हमको पता है आर्टिकल 16 जो है वो क्या करता है, इक्वल अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट प्रदान करता है। ठीक है, 15, 16, 22, 27। तो आंसर क्या हो जाएगा 16। Which of the following article of Indian Constitution guarantees equal opportunities in public employment to persons belonging to the SC, ST and other minority communities? आंसर हो जाएगा आपका बी, आर्टिकल 16। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 को देख लेते हैं। संविधान का भाग 5 निम्नलिखित में से संबंधित है? ठीक है, पार्ट 5, ठीक है, किसमें से संबंधित है? संघ की कार्यपालिका, बिल्कुल करेक्ट है। संसद से भी संबंधित है, करेक्ट है। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय, करेक्ट है। सर्वोच्च न्यायालय तो वहां पर आता है लेकिन उच्च न्यायालय वहां पर नहीं आता है। ठीक है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक भी, ठीक है, उसके अंतर्गत आता है। ठीक है, अपने को पता है पार्ट 5 जो है वो कहां पर से, आर्टिकल 52 से स्टार्ट होता है और आर्टिकल 151 तक आता है। ठीक है, आर्टिकल 148 से लेकर के 151 तक सीएजी का प्रोविजन है, तो ये भी इसमें इंक्लूड हो जाएगा, यानी कि फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ। तो आपका आंसर हो जाएगा डी। पार्ट 5 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द यूनियन एग्जीक्यूटिव, ठीक है, पार्लियामेंट, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, इनकरेक्ट है। हाई कोर्ट यहाँ पर नहीं है। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, करेक्ट है। तो फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ आपका आंसर हो जाएगा डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं। अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूची 5 में जनजातियों के प्रशासन से संबंधित संविधान के प्रावधान राज्यपाल द्वारा परिवर्तित किए जा सकते हैं, संसद 2/3 बहुमत की आवश्यकता वाले संशोधन द्वारा परिवर्तित किए जा सकते हैं, परिवर्तित नहीं किए जा सकते हैं, संसद द्वारा साधारण कानून द्वारा परिवर्तित किए जा सकते हैं। ठीक है, तो संसद द्वारा साधारण कानून के द्वारा परिवर्तित किए जा सकते हैं। आंसर होगा आपका डी। प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल्ड एरियाज एंड ट्राइब्स इन शेड्यूल 5 may be altered by the governor, may be altered by the parliament by amendment requiring 2/3 majority, cannot be altered, may be altered by parliament by ordinary legislation। ठीक है, तो अल्टर किया जा सकता है, ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन से इसमें अल्टरेशन पॉसिबल है। तो 17 का आंसर हो गया आपका डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 में आते हैं। यूपीएससी और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग के प्रावधान निम्नलिखित में निहित है। ठीक है, भाग 14 अध्याय 2 अनुच्छेद 315 से 324 नहीं, हमको पता है 323 तक ही आता है। ठीक है, भाग 14 अध्याय 1 अनुच्छेद 308 से 323 नहीं। ठीक है, हमको पता है पार्ट 2 में आता है और वैसे भी 315 से 323 आता है। भाग 4 अध्याय 2 अनुच्छेद 315 से 323, तो करेक्ट है, आपका आंसर होगा सी। ठीक है, सी। प्रोविजन ऑफ हैविंग अ यूपीएससी एंड पब्लिक सर्विस कमीशन फॉर स्टेट्स आर एनश्राइंड इन पार्ट, ठीक है, पार्ट 14 चैप्टर 2। ठीक है, यहां तक तो जो है वो करेक्ट है, चैप्टर 14 पार्ट 2, लेकिन आर्टिकल 315 से 324 इनकरेक्ट है, 323 तक है। पार्ट 14 चैप्टर 1 आर्टिकल 308 टू 323, पार्ट 14 चैप्टर 2 आर्टिकल 315 टू 323, ये करेक्ट है ना? आपका आंसर क्या हो जाएगा सी। ठीक है, यूपीएससी और स्टेट पीएससी से रिलेटेड जो प्रोविजन जो है, ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन का भी प्रोविजन इसमें हमको देखने को मिलता है। तो पार्ट 14 में है, चैप्टर 2 है और आर्टिकल 315 से लेकर के 323 तक यहाँ पर हमको देखने को मिलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 को देख लेते हैं। निम्नलिखित का मिलान करें। ठीक है, मैच द फॉलोइंग आर्टिकल और प्रोविजन। आर्टिकल देश के किसी भी हिस्से में निवास करने और बसने का अधिकार, संघ या यूनियन बनाने का अधिकार, भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, कोई भी पेशा अपनाने या कोई भी व्यवसाय कारोबार करने का अधिकार। ठीक है, 19(1)A, 19(1)C, 19(1)E और 19(1)T। यहाँ पर थोड़ा सा जो है वो है ना गड़बड़ हो गया। निवास करने और बस जाने का अधिकार, यानी कि टी की जगह क्या होना चाहिए, जी। ठीक है, 19(1)A हम लोगों को पता है कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। ठीक है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन यानी भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, तो ए क्या हो गया आपका 3 हो गया। ठीक है, उसके बाद बी अपन लोग देखते हैं। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के बाद बी जो है वो क्या करता है, हमको किस तरीके का राइट प्रदान करता है।
ठीक है। बी बोलता है कि राइट टू असेंबल, ठीक है, राइट टू असेंबल यहाँ पर नहीं है, ठीक है। इसके बाद 19(1)(c) है, तो राइट टू, है ना, राइट टू फॉर्म एसोसिएशन, ठीक है। तो ये क्या हो गया, बी का क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 2, ठीक है। सी के बाद अपन लोग देखते हैं कि राइट टू एसोसिएशन के बाद क्या हो गया, डी, ठीक है, कहीं भी घूमने फिरने आने जाने की स्वतंत्रता है, ठीक है। डी यहाँ पर दिया नहीं है, ठीक है। उसके बाद ई दिया हुआ है, तो ई क्या है, कहीं पर भी बस जाने की, कहीं पर भी सेटल हो जाने की स्वतंत्रता दी गई है, तो ये कहां पर है, ई, यानी कि 1 में दिया हुआ है, तो सी क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा, ठीक है। एफ हमको पता ही है राइट टू प्रॉपर्टी था, तो उसको 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से हटा दिया है, तो अब वो इसका पार्ट है नहीं, ठीक है। तो 19(1)(g), ठीक है, किसी भी हिस्से में निवास करने और बस जाने का अधिकार, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा, है ना, C1। 19(1)(g) की बात कर रहे हैं तो कोई भी पेशा अपनाने या कोई भी व्यवसाय कारोबार करने का अधिकार, ठीक है। तो जी 3 2 1 4 आपका आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। मैच द फॉलोइंग आर्टिकल्स एंड प्रोविजंस, तो आर्टिकल 19(1) के जो है आर्टिकल प्रोविजंस यहाँ पर दिए हुए हैं, एक तरफ आर्टिकल है, दूसरी तरफ प्रोविजन है, हमको मैच करना है। 1A में हमको पता है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन दिया हुआ है, 1B में हम लोगों को अच्छी तरीके से पता है कि, है ना, राइट टू असेंबल दिया हुआ है, सी में जो है राइट टू फॉर्म एसोसिएशन दिया हुआ है, ठीक है। डी में जो है हम लोगों को अच्छी तरीके से पता है कि राइट टू सेटल दिया हुआ है, ठीक है ना, है ना। ई में अपन लोग देखते हैं कि किसी भी हिस्से में बस जाने का अधिकार दिया गया है, ठीक है। एफ हटा दिया गया है, और जी जो है वो क्या दिया हुआ, राइट टू, है ना, सेटल दिया, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो आंसर हो रहा है वो क्या हो रहा है, 3 2 1 4, ठीक है। 3 2 1 4 आपका आंसर बनेगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित का मिलान करें, मैच द फॉलोइंग। एक बार फिर से जो है वो एक तरफ पार्ट्स दिए हुए हैं, दूसरी तरफ उनके प्रोविजन दिए हुए हैं, आपको मैच करना है, ठीक है। मौलिक अधिकार, पंचायती राज, नागरिकता, संघ और उसका क्षेत्र, ठीक है। पार्ट 1 तो संघ और उसका राज्य क्षेत्र, ए क्या हो जाएगा आपका 4। पार्ट 3 आपको पता है फंडामेंटल राइट्स, बी क्या हो जाएगा 1, ठीक है। पार्ट 9 आपको पता है पंचायती राज, यानी कि सी क्या हो जाएगा 2, ठीक है। पार्ट 2 यानी कि नागरिकता, सिटीजनशिप, ठीक है, तो डी क्या हो जाएगा आपका 3 4 1 2 3, इसका भी आंसर आपका डी। मैच द फॉलोइंग पार्ट 1, पार्ट 3, पार्ट 9 एंड पार्ट 2, ठीक है। तो पार्ट 1 में हम लोगों को पता है कि यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, ठीक है, तो ए का क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा ए का, ठीक है। पार्ट 3 हमको पता है फंडामेंटल राइट्स, तो ये क्या हो जाएगा बी का 1 हो जाएगा। पार्ट 9 हमको पता है पंचायती राज, तो सी का क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। पार्ट 2 हम लोगों को पता है सिटीजनशिप, तो डी का क्या हो जाएगा 3 4 1 2 3, आपका आंसर आएगा डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 में आ जाता है, निम्नलिखित का मिलान करें। एक बार फिर से जो है वो आपको क्या करना है, मैच करना है, ठीक है। एक तरफ आर्टिकल से, दूसरी तरफ प्रोविजंस दिए हुए हैं, आपको इनसे को मैच करना है, ठीक है। आर्टिकल 61 67 94 90, ठीक है। चलिए, राज्यसभा के उपसभापति को हटाना, राष्ट्रपति पर महाभियोग, उपराष्ट्रपति को हटाना और अध्यक्ष को हटाना, ठीक है। आर्टिकल 61 हम लोगों को पता है राष्ट्रपति पर महाभियोग, ठीक है, तो ए क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। बी आर्टिकल 67, ठीक है, तो हम लोगों को पता है राष्ट्रपति को हटाने के लिए इसके रिगार्डिंग प्रोविजन दिए हुए, तो क्या हो जाएगा 3, ठीक है। इसके बाद अपन लोग देखें आर्टिकल 94 और आर्टिकल 90, ठीक है। आर्टिकल 90 जो है वो अपन लोगों को पता है कि जो अध्यक्ष होता है, स्पीकर होता है, उसको हटाने के लिए होता है, ठीक है। और 94 जो होता है वो क्या होता है ना, राज्यसभा के उपसभापति को हटाने के लिए होता है, ठीक है। तो आपका आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 2 3 4 1, ठीक है। 2 3 4 1 आपका आंसर, 2 3 4 1 आपका आंसर। टू थ्री फोर वन आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। 61 में इम्पीचमेंट हो गया आपका किसका, प्रेसिडेंट का। 67 में क्या हो गया, है ना, उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रोविजन हो गया, ठीक है। उसके बाद अपन लोग देखते हैं कि 90 में जो है, ठीक है, 90 में क्या हो गया, स्पीकर को हटाने का प्रोविजन हो गया, और 94 में जो है वो, है ना, उपसभापति को हटाने का प्रोविजन हो गया, ठीक है। आर्टिकल 61 67 आर्टिकल 94 आर्टिकल 90, ठीक है ना। तो आर्टिकल 61 अभी जैसा अपन लोगों ने देखा है कि ये क्या है, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट है, ठीक है। तो ए आपका क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। आर्टिकल 67 जो है वो क्या है ना, रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट है, ठीक है। रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट यानी कि क्या हो गया आपका 3, ठीक है।
आर्टिकल 94 जो है आर्टिकल 94 जो है वो क्या है, रिमूवल ऑफ स्पीकर, ठीक है, रिमूवल ऑफ स्पीकर यानी कि सी आपका क्या होगा 4। आर्टिकल 90 जो है वो क्या हो जाएगा, रिमूवल ऑफ डिप्टी चेयरमैन, तो फिर डी क्या हो जाएगा 1 2 3 4 1, ठीक है, आंसर हो गया आपका, ठीक है, ए यानी कि इम्पीचमेंट आर्टिकल 61 प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट आर्टिकल 61, आर्टिकल 67 जो है वो क्या है, रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट हो गया, ठीक है। इसके बाद आर्टिकल 94 जो है, आर्टिकल 94 जो है वो क्या हो गया, रिमूवल ऑफ स्पीकर हो गया। आर्टिकल 90 जो है वो क्या हो गया, रिमूवल ऑफ डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, 21 का ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 में आते हैं। निम्नलिखित का मिलान करें, एक बार फिर से जो है वो है ना पेयर मैच करनी है। अस्पृश्यता का उन्मूलन, उपाधियों का उन्मूलन, बाल श्रम का निषेध, मानव तस्करी, ठीक है। अनुच्छेद 24, 23, 17 और 18, अस्पृश्यता का उन्मूलन 17, ठीक है, ये हो गया A3, ठीक है। उपाधियों का उन्मूलन आर्टिकल 18 यानी कि बी क्या हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। बाल श्रम का निषेध, ठीक है, बाल श्रम का निषेध हम लोगों को पता है कहां पर है, आर्टिकल 24 में, यानी कि सी क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। मानव तस्करी का निषेध जो है वो कहां पर है, आर्टिकल 23 में, ठीक है, तो डी क्या हो जाएगा 2 3 4 1 2, ठीक है, आंसर आपका हो जाएगा सी, ठीक है। एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी आर्टिकल 17, एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स जो है वो आर्टिकल 18 है। प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड लेबर हमको पता है आर्टिकल 24 है। प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग जो है वो आर्टिकल 23 है, ठीक है। तो एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी यानी कि आपका जो है वो ए क्या हो जाएगा, है ना 3 हो जाएगा, A3 हो जाएगा। एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स यानी कि बी आपका क्या हो जाएगा 4। प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड लेबर यानी कि आपका सी जो है वो हो जाएगा 1, ठीक है। प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग जो है वो क्या हो जाएगा आपका, है ना 2 हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो गया 3 4 1 2, ठीक है, 3 4 1 2, सी आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 को देखते हैं। एक बार फिर से जो है वो पेयर्स मैच करना है। एक बार फिर से पेयर दे रखी है ना, अंतर्राज्यीय परिषद, ठीक है, इंटर स्टेट काउंसिल, आर्टिकल 263 हमको पता है, ठीक है। उपाधियों का उन्मूलन, ठीक, यहाँ पर थोड़ा सा जो है वो है ना कुछ टाइपिंग मिस्टेक है ना, उपाधियों का उन्मूलन नहीं, क्योंकि यहाँ पर आर्टिकल 280 दिया हुआ है, ठीक है। तो हमको यहाँ पर क्या लेना है, वित्त आयोग, ठीक है, बी क्या हो जाएगा वित्त आयोग हो जाएगा। फाइनेंस कमीशन हो जाएगा, ठीक है, बी हम क्या ले लें वित्त आयोग, ठीक है ना। प्रशासनिक न्यायाधिकरण है ना, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स आर्टिकल 323A में दिए हुए हैं, ठीक है। संघ लोक सेवा आयोग आर्टिकल 315 में दिया हुआ है। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन 315, ठीक है। अंतर्राज्यीय परिषद, ठीक है, क्या हो गया 263 263, तो ए क्या होगा आपका 3 होगा, ठीक है। वित्त आयोग आर्टिकल 280, तो बी क्या होगा आपका 2 होगा। प्रशासनिक न्यायाधिकरण यानी कि कैट सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, ठीक है, 323A, तो सी क्या होगा आपका 4 होगा, ठीक है। संघ लोक सेवा आयोग आर्टिकल 315 यानी कि क्या होगा 1 होगा, 3 2 4 1, ठीक है, आंसर हो जाएगा आपका डी। इंटर स्टेट काउंसिल जो है वो कहां पर है, आर्टिकल 263 में है, तो ए क्या हो गया आपका 3 हो गया। एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स नहीं है, अभी हमने देखा कि ये क्या है फाइनेंस कमीशन है, ठीक है, आर्टिकल क्योंकि 280 दिया हुआ है, तो फाइनेंस कमीशन आर्टिकल 280 जो है, तो बी क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। केट जो है वो 323A में है, तो सी आपका क्या हो जाएगा 4, ठीक है। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन आर्टिकल 315 में है, तो ये क्या हो जाएगा आपका डी 1, यानी कि 3 2 4 1, आंसर है आपका डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 में आते हैं। संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कहता है कि प्रत्येक राज्य की कार्यकारी शक्ति का प्रयोग इस प्रकार किया जाएगा कि संघ की कार्यकारी शक्ति के प्रयोग में बाधा या पूर्वाग्रह न हो, आर्टिकल 257, ठीक है। हम लोग को पता है कि एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस जो दिए हुए हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस जो है सेंट्रल स्टेट रिलेशंस में आर्टिकल 257 में ये बताया हुआ है। अनुच्छेद 257, 258, 355, 356, ठीक है, अनुच्छेद 257 में ये बात कही गई। Which one of the following articles of the Constitution of India says that the executive power of every state shall be so exercised as not to impede or prejudice the exercise of executive power of the union, ठीक है। तो आर्टिकल 257, ठीक है, आर्टिकल 257 जो यूनियन और स्टेट के बीच में जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन है उसमें आर्टिकल 257 में ये प्रोविजन किया है। तो आर्टिकल, ठीक है, 24 का आंसर हो गया आपका ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 में आते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 340 में निम्नलिखित के सुधार के लिए स्थितियों की जांच करने हेतु एक आयोग को नियुक्त करने का प्रावधान किया गया है, ठीक है। तो आर्टिकल 340 में किसके सुधार के लिए,
ठीक है। तो सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए जो वर्ग हैं उनके सुधार के लिए बात कही गई है, ठीक है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति नहीं, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए, सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े हुए, शैक्षणिक और आर्थिक, ठीक है। तो आंसर क्या होगा? बी। अभी मैंने जैसा आपको बताया सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग। आर्टिकल 340 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ अ कमीशन टू इन्वेस्टिगेट द कंडीशंस फॉर द इंप्रूवमेंट ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स नहीं, सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस, ठीक है। सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस, एजुकेशनली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस। अभी हमने देखा सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस, ठीक है। चलिए, तो 25 का आंसर हो गया आपका बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 में आते हैं। निम्नलिखित का मिलान करें, यानी कि एक बार फिर से जो है वो कॉलम्स आपको मैच करना है, ठीक है। आपातकाल दिए हुए, राष्ट्रीय आपातकाल, संवैधानिक आपातकाल और वित्तीय आपातकाल, पता ही अपन लोगों को, ठीक है। राष्ट्रीय आपातकाल जो है वो 352 में, तो ये क्या हो जाएगा 3। संवैधानिक आपातकाल, तो संवैधानिक आपातकाल, ठीक है, यानी कि राष्ट्रपति शासन, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 1। वित्तीय आपातकाल यानी कि फाइनेंशियल इमरजेंसी, तो क्या हो जाएगा अनुच्छेद 360, ठीक है। तो सी क्या हो गया 2, 3, 1, 2, ठीक है। आपका आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। नेशनल इमरजेंसी, कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी, फाइनेंशियल इमरजेंसी, ठीक है। नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 352 ए हो गया आपका 3, कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी यानी कि आर्टिकल 356 बी हो गया आपका 1, ठीक है। फाइनेंशियल इमरजेंसी यानी कि आर्टिकल 360 सी हो गया आपका 2, 3, 1, 2, यानी कि आंसर है आपका डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 को लेते हैं। अब तक राष्ट्रीय आपातकाल कितनी बार घोषित किया जा चुका है, ठीक है। तो राष्ट्रीय आपातकाल या नेशनल इमरजेंसी की बात कर रहे हैं, तो अभी तक अपन लोग देखते हैं कितनी बार, है ना, कितनी बार, 3 बार अभी तक जो है वो डिक्लेयर किया जा चुका है, ठीक है ना। कब कब किया गया था? 62 में किया गया था, ठीक है। इसके बाद 71 में किया गया था और फिर 75 में किया गया था। तो अभी तक कितनी बार हुआ? 3 बार। नेशनल इमरजेंसी हैज बीन डिक्लेयर्ड सो फार वंस, ट्वाइस, थ्राइस, 4 टाइम्स, ठीक है। थ्राइस हुआ, अभी हमने देखा 62 में, 71 में और 75 में। चलिए 27 का आंसर हो गया आपका सी। क्वेश्चन नंबर 28 में आते हैं, ठीक है। भारत के साथ साथ प्रत्येक राज्य के लिए आकस्मिक निधि का प्रावधान निम्नलिखित के अंतर्गत किया गया है, ठीक है। यानी कि इसमें है ना कंटिजेंसी फंड जो है, आकस्मिकता निधि का आर्टिकल पूछा गया है, तो कहां पर है कंटिजेंसी फंड? आर्टिकल 267 में, ठीक है। 267 में है ना कंटिजेंसी फंड। 267, 270 संसदीय विधान, राष्ट्रपति के आदेश, ठीक है। तो आकस्मिकता निधि जो है वो 267, ठीक है। द प्रोविजन फॉर कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया एज वेल एज फॉर ईच स्टेट हैज बीन मेड अंडर आर्टिकल 267, आर्टिकल 270 पार्लियामेंट्री लेजिस्लेशन, प्रेसिडेंशियल ऑर्डर, ठीक है। तो आर्टिकल 267 में जो है इसके लिए प्रोविजन किया हुआ है, ठीक है। इसमें कितना अमाउंट रहेगा ये कैसे डिसाइड होता है? पार्लियामेंट्री लेजिस्लेशन से डिसाइड होता है, लेकिन कंटिजेंसी फंड होगा, इसके लिए प्रोविजन आर्टिकल 267 में दिया हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 में आ जाते हैं। वित्तीय आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति निम्न कार्य कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि कौन से काम? प्रेसिडेंट, ठीक है। ड्यूरिंग फाइनेंशियल इमरजेंसी द प्रेसिडेंट कैन राज्यों से राज्य के मामलों से संबंधित सभी या किसी भी वर्ग के व्यक्तियों के वेतन और भत्ते कम करने के लिए कह सकते हैं, बिल्कुल करेक्ट है। आस्क द स्टेट टू रिड्यूस द सैलरीज एंड अलाउंसेस ऑफ ऑल और एनी क्लासेस ऑफ पर्संस सर्विंग इन कनेक्शन विद द अफेयर्स ऑफ द स्टेट, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है। राज्यों से राज्य विधानमंडल द्वारा पारित धन विधेयकों को उनके विचार के लिए सुरक्षित करने के लिए कह सकते हैं, ये भी करेक्ट है ना। आस्क द स्टेट टू रिजर्व मनी बिल्स पास्ड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर फॉर हिज कंसिडरेशन, ठीक है। तो करेक्ट है, सेकंड स्टेटमेंट भी करेक्ट है, ठीक है। मनी बिल को कंसिडर करने के लिए कह सकते हैं। वित्तीय मामलों पर राज्यों को निर्देश जारी कर सकते हैं, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। इश्यू डायरेक्शन टू स्टेट्स ऑन फाइनेंशियल मैटर्स, ठीक है, थर्ड भी करेक्ट है। संघ के मामलों से संबंधित व्यक्तियों के वेतन और भत्ते कम करने के लिए निर्देश जारी कर सकते हैं, ये भी बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। इश्यू डायरेक्शंस फॉर द रिडक्शन ऑफ सैलरीज एंड अलाउंसेस ऑफ पर्संस सर्विंग इन कनेक्शन विद द अफेयर्स ऑफ द यूनियन, यानी कि 1, 2, 3, 4 सभी स्टेटमेंट करेक्ट है, आपका आंसर हो जाएगा डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 में आते हैं। राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा केवल राष्ट्रपति द्वारा की जा सकती है। नेशनल इमरजेंसी कैन बी डिक्लेयर्ड बाय द प्रेसिडेंट ओनली युद्ध के आधार पर, ठीक है। नेशनल इमरजेंसी की बात है, करेक्ट है, युद्ध के आधार पर। युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह, ठीक है। बाहरी आक्रमण भी इसके लिए आधार है, आंतरिक अशांति जो है उसका आधार नहीं है। केंद्रीय मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पर, ठीक है। तो करेक्ट है। हम लोगों को पता है आर्टिकल 352 में आफ्टर 44th अमेंडमेंट जो है प्रोविजन किया गया था कि अब अगर प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी करना है तो उसके लिए कैबिनेट का रिटर्न रिकमेंडेशन जरूरी होगा, ठीक है। तो फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ, ठीक है, 3 स्टेटमेंट करेक्ट है, थर्ड स्टेटमेंट आपका करेक्ट नहीं है। फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ आपका आंसर होगा सी,
ठीक है। नेशनल इमरजेंसी कैन बी डिक्लेयर्ड बाय द प्रेसिडेंट ओनली ऑन ग्राउंड्स ऑफ वॉर, ठीक है, करेक्ट। ऑन ग्राउंड्स ऑफ एक्सटर्नल एग्रेशन, करेक्ट है। ऑन ग्राउंड्स ऑफ इंटरनल डिस्टर्बेंस, हमको पता है, ठीक है। 44th अमेंडमेंट के पहले इंटरनल डिस्टर्बेंस था, बट इंटरनल डिस्टर्बेंस को 44th अमेंडमेंट से रिप्लेस कर दिया गया और यहाँ पर क्या रख दिया गया है, ठीक है, आर्म्ड रेबेलियन वर्ड को जो है यहाँ पर रख दिया गया है, ठीक है, कि सशस्त्र विद्रोह होगा तो ही किया जा सकता है। तो थर्ड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। ऑन द रिटन रिकमेंडेशन ऑफ द यूनियन कैबिनेट, तो ये भी करेक्ट है। अभी हमने देखा 44th अमेंडमेंट के बाद ये प्रोविजन किया है, तो फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ सी आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 को लेते हैं। किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र के टूटने के कारण आपातकाल की घोषणा के दौरान राष्ट्रपति ड्यूरिंग अ प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी ड्यू टू द ब्रेकडाउन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन अ स्टेट द प्रेसिडेंट कैन, ठीक है, आर्टिकल 356 जब लगा होता है तो प्रेसिडेंट को कौन सी पावर होती है, राज्यपाल में निहित तो उसके द्वारा प्रयोग की जाने वाली सभी शक्तियों को वो ग्रहण कर सकता है। बिल्कुल करेक्ट है ना, बिल्कुल करेक्ट है। एज्यूम ऑल पावर्स वेस्टेड इन एंड एक्सरसाइजेबल बाय द गवर्नर, ठीक है, बिल्कुल करेक्ट। उसके पास ये पावर होता है कि वो ले सकता है। घोषणा कर सकता है कि राज्य विधानमंडल की शक्तियों का प्रयोग संसद के द्वारा किया जाएगा, बिल्कुल सही, ये भी करेक्ट। डिक्लेयर दैट द पावर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर शैल बी एक्सरसाइज्ड बाय द पार्लियामेंट, ये भी ठीक है, करेक्ट है। उच्च न्यायालय की कुछ शक्तियों को ग्रहण कर सकता है, बिल्कुल इनकरेक्ट है, ठीक है। एज्यूम सर्टेन पावर्स ऑफ द हाई कोर्ट, हमको पता है कि हाई कोर्ट की अथॉरिटी, हाई कोर्ट की पावर इन एनी सर्कमस्टांसेस जो है वो अफेक्ट नहीं होगी, किसी भी तरीके से उसके ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं आएगा। अनुच्छेद 20 और 21 के तहत दिए गए अधिकारों को छोड़कर किसी भी या सभी मौलिक अधिकारों को आदेश के द्वारा निलंबित किया जा सकता है, ये भी इनकरेक्ट है, ठीक है, क्योंकि 356 की बात हो रही है, 352 होता तो किया जा सकता था, लेकिन 356 में जो है वो फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। सस्पेंड बाय ऑर्डर एनी और ऑल ऑफ फंडामेंटल राइट्स एक्सेप्ट दोज अंडर आर्टिकल 20 एंड 21, ठीक है। तो फोर्थ स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट है, केवल फर्स्ट एंड सेकंड दो स्टेटमेंट करेक्ट है, आपका आंसर हो जाएगा ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 को ले लेते हैं। जब वित्तीय आपातकाल की घोषणा की जाती है, ठीक है, व्हेन अ फाइनेंशियल इमरजेंसी इज प्रोक्लेम्ड, सरकारी ऋणों की अदायगी बंद हो जाएगी, सरकारी कर्मचारियों को वेतन का भुगतान स्थगित कर दिया जाएगा, किसी भी वर्ग के कर्मचारियों के वेतन और भत्ते कम किए जा सकते हैं, केंद्रीय बजट पेश नहीं किया जाएगा, किसी भी वर्ग के कर्मचारियों के वेतन भत्ते कम किए जा सकते हैं, रीपेमेंट ऑफ गवर्नमेंट डेट्स विल स्टॉप, नहीं, पेमेंट ऑफ सैलरीज टू पब्लिक सर्वेंट्स विल बी पोस्टपोन्ड, ठीक है, कि ऐसा कोई प्रोविजन हमको नहीं देखने को मिलता। सैलरीज एंड अलाउंसेस ऑफ एनी क्लासेस ऑफ एम्प्लॉइज में भी रिड्यूस्ड, अभी हमने देखा कि ये अथॉरिटी उनके पास होती है, इवन है ना, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस के जो सैलरीज हैं वो भी कम कर सकते हैं। यूनियन बजट विल नॉट बी प्रेजेंटेड, ठीक है, तो आंसर हो जाएगा आपका सी। क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर हुआ आपका सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 में नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। वित्तीय संकट के आधार पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल की घोषणा की गई है, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ द फाइनेंशियल क्राइसिस इमरजेंसी हैज बीन डिक्लेयर्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इंडिया में फाइनेंशियल इमरजेंसी अभी तक एक बार भी नहीं हुई है। हमको पता है 91 में एक बार इस तरीके की रिक्वायरमेंट्स आई थी, लेकिन उस समय भी हम लोगों को ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं लगी थी और हमको फाइनेंशियल इमरजेंसी डिक्लेयर नहीं करनी पड़ी थी, ठीक है। तो अभी तक एक बार भी जो है हमारे यहाँ पर फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं लगी है, नॉट इवन वंस, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 को ले लेते हैं। जब आपातकाल की घोषणा लागू हो तब लोकसभा की अवधि को निम्नलिखित समय के लिए बढ़ाया जा सकता है, यानी कि अगर प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी है तो इन दैट केस, है ना, जो लोकसभा है, हाउस ऑफ द पीपल है, उसका टर्म कितने समय के लिए बढ़ाया जा सकता है, तो है ना, एक बार में अपन लोग कह सकते हैं कि एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। 3 महीने से अधिक नहीं, 9 महीने से अधिक नहीं, एक बार में 1 वर्ष, एक बार में 2 वर्ष, एक बार में 1 वर्ष। While the proclamation of emergency is in operation, the duration of the Lok Sabha can be extended for a period not exceeding 3 months, not exceeding 9 months, of 1 year at a time, of 2 years at a time, of 1 year at a time, ठीक है। एक बार में 1 साल के लिए बढ़ा सकते हैं। 34 का आंसर हो गया सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 में आते हैं। प्रथम दृष्टया आपातकाल की घोषणा निम्न तक सीमित समय के लिए की जा सकती है, 3 महीने, 15 दिन, 6 महीने और 60 दिन, तो 6 महीने के लिए, ठीक है। द प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी एट द फर्स्ट इंस्टांस कैन बी रेस्ट्रिक्टेड टू द 3 मंथ, 15 डेज, 6 मंथ, 60 डेज, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 6 मंथ। 35 का आंसर हो गया आपका सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 को आते हैं। अनुच्छेद 352 के अंतर्गत जारी प्रत्येक उद्घोषणा संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखी जाएगी, लोकसभा के समक्ष रखी जाएगी, प्रधानमंत्री द्वारा निर्णय लिया जाएगा तथा राष्ट्रपति को सूचित किया जाएगा।
उपयुक्त सभी अनुच्छेद 352 के अंतर्गत जारी प्रत्येक उद्घोषणा, every proclamation issued under the article 352 shall be laid before each house of the parliament, laid before the Lok Sabha, decided by the prime minister and conveyed to the president, all of the above. ठीक है, संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखी जाएगी, हमको पता है, laid before each house of the parliament. 36 का ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, राष्ट्रपति शासन निम्नलिखित अवधि के लिए लगाया जाता है। राष्ट्रपति शासन, द प्रेसिडेंट्स रूल इज इम्पोज्ड फॉर द पीरियड ऑफ 3 महीने, 6 महीने, अगला चुनाव होने तक राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर करता है। तो कितने? 6 मंथ। ठीक है, द प्रेसिडेंट रूल इज इम्पोज्ड फॉर द पीरियड ऑफ 3 मंथ, 6 मंथ टिल द नेक्स्ट इलेक्शन, इट डिपेंड्स अपॉन द प्रेसिडेंट्स विश। ठीक है, तो 6 मंथ के लिए लगाया जाता है, हमको पता है। 37 का आंसर हो गया आपका बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 में आते हैं। वित्तीय आपातकाल की घोषणा की अवधि है। पहली बार में 1 महीना, पहली बार में 2 महीना, पहली बार में 6 महीना, पहली बार में 1 वर्ष। ठीक है, द ड्यूरेशन ऑफ प्रोक्लेमेशन ऑफ फाइनेंशियल इमरजेंसी इज एट द फर्स्ट इंस्टांस 1 मंथ, एट द फर्स्ट इंस्टांस 2 मंथ, एट द फर्स्ट इंस्टांस 6 मंथ, एट द फर्स्ट इंस्टांस 1 ईयर। ठीक है, तो 2 मंथ। ठीक है, 2 मंथ के लिए जो है ये लगती है। ठीक है, 2 मंथ में जो है वो क्या करना पड़ता है? अप्रूवल लेना पड़ता है। अगर नहीं मिलता है तो फिर ये आफ्टर 2 मंथ क्या हो जाएगा? खत्म। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? बी। क्वेश्चन नंबर 39 में आते हैं। राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा के दौरान सभी मौलिक अधिकार निलंबित हो जाते हैं। अनुच्छेद 20 और 21 को निलंबित नहीं किया जा सकता, अनुच्छेद 32 को निलंबित नहीं किया जा सकता, अनुच्छेद 19 को निलंबित नहीं किया जा सकता, अनुच्छेद 20 और 21 को निलंबित नहीं किया जा सकता। ड्यूरिंग द प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी ऑल फंडामेंटल राइट्स आर सस्पेंडेड। ठीक है, ऑल नहीं होता है, हमको पता है। ठीक है, आर्टिकल 20 एंड 21 कैन नॉट बी सस्पेंडेड, आर्टिकल 32 कैन नॉट बी सस्पेंडेड, आर्टिकल 19 कैन नॉट बी सस्पेंडेड। ठीक है, तो आर्टिकल 20 और 21 कैन नॉट बी सस्पेंडेड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40, आपातकाल की घोषणा की जा सकती है। इमरजेंसी कैन बी प्रोक्लेम्ड पूरे देश में, देश के केवल उस हिस्से में जहां वास्तविक आक्रमण हुआ हो, देश के किसी भी हिस्से में, पूरे देश में या भारत के किसी भी हिस्से में, तो पूरे देश में या भारत के किसी भी हिस्से में। ठीक है, इन होल ऑफ द कंट्री, only in that part of country where actual aggression has taken place, in any part of the country, in entire country or any part of territory of India। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा आपका डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 को देखते हैं। राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा को रद्द करने का प्रस्ताव निम्नलिखित द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है। राज्यसभा के 10 सदस्य, लोकसभा के 10 सदस्य, संसद के 10 सदस्य, लोकसभा की कुल सदस्यता का 10वां हिस्सा। ठीक है, तो लोकसभा की कुल सदस्यता का 10वां हिस्सा। ठीक है, अगर हमको पता है अगर जो है संसद सत्र में नहीं है तब फिर क्या करेंगे? 10वां हिस्सा। ठीक है, तो लोकसभा की कुल सदस्यता का 10वां हिस्सा। A resolution for the revocation of proclamation of national emergency may be moved by 10 members of Rajya Sabha, 10 members of Lok Sabha, 10 members of Parliament, 1/10 of total membership of Lok Sabha। तो क्या होगा? 1/10 of total membership of Lok Sabha जो है वो करेंगे। ठीक है, 41 का आंसर हो जाएगा आपका डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 में आते हैं। राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की पुष्टि करने वाले प्रस्ताव को पारित किया जाना आवश्यक है। ठीक है, A resolution ratifying the proclamation of national emergency requires to be passed। संसद के द्वारा, संसद के प्रत्येक सदन के द्वारा, संसद के दोनों सदनों द्वारा संयुक्त बैठक में, संसद के प्रत्येक सदन द्वारा अलग अलग बैठकों में, प्रत्येक सदन की कुल सदस्यता के बहुमत से तथा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत से। ठीक है, तो क्या होगा? डी। संसद के प्रत्येक सदन द्वारा अलग अलग बैठकों में, प्रत्येक सदन की कुल सदस्यता के बहुमत से तथा उपस्थित और मतदान करने वाले कम से कम 2/3 बहुमत से। A resolution ratifying the proclamation of national emergency requires to be passed by Parliament, by each House of Parliament, by both Houses of Parliament in a joint sitting, by each House of Parliament in separate sitting with majority of total membership of each House and by majority of not less than 2/3 of members present and voting। तो आंसर हो जाएगा 42 का आपका डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 में आते हैं। राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा जारी कर सकता है प्रधानमंत्री की सलाह पर, मंत्रिपरिषद की सलाह पर, अपने स्वयं के निर्णय से। जब ऐसी घोषणा जारी करने के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल का निर्णय उसे लिखित रूप में सूचित कर दिया गया हो। अभी हमने देखा है ना,
अभी हमने देखा आफ्टर 44th अमेंडमेंट हमको पता है कि भाई रिटर्न रिकमेंडेशन जो है वो कैबिनेट का चाहिए होता है, तभी वो लगा सकता है। द प्रेसिडेंट कैन इशू प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर, ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, इन हिज ओन डिसीजन, when the decision of union cabinet for the issuance of such proclamation has been communicated to him in writing। जब राइटिंग में उसको कम्युनिकेट किया जाएगा डिसीजन कैबिनेट का, तब जाकर के वो लगाएगा। 43 का आंसर हो जाएगा डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 में आते हैं। युद्ध के कारण राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से कौन सा से परिणाम होता है? Which of the following is a result of a proclamation of national emergency because of war? यानी कि वार के कारण अगर नेशनल इमरजेंसी लगा हुआ है तो क्या रिजल्ट्स उस चीज के होंगे? संघ सरकार राज्यों को निर्देश दे सकती है कि राज्य की कार्यकारी शक्ति का प्रयोग कैसे किया जाए। करेक्ट। ठीक है। द यूनियन गवर्नमेंट कैन गिव डायरेक्शंस टू द स्टेट्स अबाउट हाउ द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट इज टू बी एक्सरसाइज्ड। करेक्ट है। मौलिक अधिकार स्वतः निलंबित हो जाते हैं। ठीक है। मौलिक अधिकार, सारे मौलिक अधिकार स्वतः निलंबित नहीं होते हैं, केवल हमको पता है कि आर्टिकल 19 जो है वो क्या होता है, स्वतः निलंबित हो जाता है। द फंडामेंटल राइट्स स्टैंड ऑटोमेटिकली सस्पेंडेड, तो ये करेक्ट नहीं है। ठीक है। केवल 19 सस्पेंड होता है। राज्य विधानमंडल निलंबित हो जाता है। ठीक है। ऐसा भी नहीं होता, राज्य विधानमंडल भी निलंबित नहीं होता है। द स्टेट लेजिस्लेचर इज सस्पेंडेड। ठीक है। संसद राज्य सूची में किसी भी विषय के संबंध में कानून बना सकती है। करेक्ट है। पार्लियामेंट कैन मेक लॉज विथ रिस्पेक्ट टू एनी सब्जेक्ट इन द स्टेट लिस्ट। ठीक है। करेक्ट है। यानी कि 1 और 4th स्टेटमेंट करेक्ट है। आपका आंसर हो जाएगा डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 में आते हैं। युद्ध या बाहरी आक्रमण के आधार पर आपातकाल की घोषणा की स्थिति में इन केस ऑफ प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी ऑन ग्राउंड्स ऑफ वॉर और एक्सटर्नल अग्रेशन, सभी मौलिक अधिकार स्वतः निलंबित हो जाएंगे। ठीक है। नहीं होंगे, है ना। ऑल फंडामेंटल राइट्स विल बी ऑटोमेटिकली सस्पेंडेड। ऑटोमेटिक सस्पेंड नहीं होंगे, हमको पता है आर्टिकल 358। ऑटोमेटिक केवल आर्टिकल 19 सस्पेंड होगा। ठीक है। बाकी डिपेंड करेगा आर्टिकल 359 में प्रेसिडेंट ने इस तरीके का कोई ऑर्डर निकाला है या नहीं। किसी भी मौलिक अधिकार के प्रवर्तन के लिए न्यायालय जाने का अधिकार निलंबित हो जाएगा। ठीक है। किसी भी मौलिक अधिकार के लिए नहीं होगा, क्योंकि हमको पता है आर्टिकल 20 और 21 जो है वो किसी भी कंडीशन में जो है सस्पेंड नहीं होंगे। ठीक है। द राइट टू मूव अ कोर्ट फॉर एनफोर्समेंट ऑफ एनी फंडामेंटल राइट, क्योंकि यहाँ पर क्या लिखा है, एनी फंडामेंटल राइट। ठीक है। तो 20 और 21 के लिए जाया जा सकता है। ठीक है। तो ये स्टेटमेंट भी क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट। राष्ट्रपति अनुच्छेद 20-21 को छोड़कर किसी भी मौलिक अधिकार के प्रवर्तन के निलंबन का आदेश दे सकता है, तो ये करेक्ट है। द प्रेसिडेंट में ऑर्डर द सस्पेंशन ऑफ एनफोर्समेंट ऑफ एनी फंडामेंटल राइट एक्सेप्ट आर्टिकल 20 एंड 21। अभी हम लोग कब से यही डिस्कस कर रहे हैं, आर्टिकल 20 और 21 को छोड़कर के बाकी को सस्पेंड करने के लिए क्या कर सकता है, प्रेसिडेंट ऑर्डर इशू कर सकता है। संसद सभी मौलिक अधिकारों को निलंबित करने के लिए अधिकृत कर सकती है। इनकरेक्ट। पार्लियामेंट में ऑथोराइज सस्पेंशन ऑफ ऑल फंडामेंटल राइट्स। ठीक है। तो आपका 45 का आंसर हो जाएगा सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 में आते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत में किसी भी राज्य पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है? आर्टिकल 356 अभी हमने देखा है। अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज द प्रेसिडेंट्स रूल प्रोम्युलगेटेड ऑन एनी स्टेट इन इंडिया? 356 आपका आंसर हो जाएगा ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 में आते हैं। 47 को देखते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा सदस्यों के वोट का मूल्य, ठीक है, समान होता है, संबंधित राज्य के भौगोलिक आकार के अनुसार भिन्न होता है, एक सदस्य द्वारा प्रतिनिधित्व किए जाने वाले वोटों की संख्या के अनुसार भिन्न होता है, उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है। एक सदस्य द्वारा प्रतिनिधित्व किए जाने वाले वोटों की संख्या के अनुसार भिन्न होता है। ठीक है। इन द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट द वैल्यू ऑफ द वोट ऑफ द लोकसभा मेंबर्स इज सेम, differs according to the geographical size of the respective state, differs according to the number of votes a member represents। ठीक है। करेक्ट। नन ऑफ द अबोव। आंसर हो जाएगा आपका 47 का सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 में आते हैं। भारत का राष्ट्रपति होता है रक्षा बलों का कमांडर इन चीफ। ठीक है। सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडर। ठीक है। बात वही है, एक ही बात है ना। सरकार का मुखिया, ठीक है, होता है। संघ के रक्षा बलों का सर्वोच्च कमांडर और संघ का कार्यकारी प्रमुख। ठीक है। तो आर्टिकल, ठीक है, 54, ठीक है, आर्टिकल 53 में जो है अपन लोग देखते हैं कि क्या है, कमांडर इन चीफ भी है वो, और साथ ही साथ क्या होता है, चीफ एग्जीक्यूटिव भी होता है। तो आंसर होगा आपका डी। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज कमांडर इन चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस, सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म्ड फोर्सेस, हेड ऑफ द गवर्नमेंट, सुप्रीम कमांडर ऑफ डिफेंस फोर्सेस ऑफ द यूनियन एंड द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द यूनियन। 48 का आंसर हो जाएगा आपका डी।
चलिए क्वेश्चन नंबर 49 में आते हैं। राष्ट्रपति को महाभियोग के माध्यम से हटाया जा सकता है जो केवल निम्नलिखित द्वारा किया जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, राज्यसभा द्वारा, लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों द्वारा महाभियोग के माध्यम से महाभियोग नहीं लगाया सकता। ठीक है, आर्टिकल 61 में लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्यों के द्वारा द प्रेसिडेंट कैन बी रिमूव्ड बाय द वे ऑफ इम्पीचमेंट विच कैन बी मेड ओनली बाय द सुप्रीम कोर्ट, बाय द राज्यसभा, बाय द मेंबर्स ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा थ्रू इम्पीचमेंट कैन नॉट बी इम्पीच्ड। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा आपका सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 के डी में आ जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, यानी कि करेक्ट स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करना है। राष्ट्रपति पद का कार्यभार संभालने के बाद भी राष्ट्रपति संसद का सदस्य बना रह सकता है। इनकरेक्ट है, हमको पता है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? द प्रेसिडेंट में कंटिन्यू टू बी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इवन आफ्टर एज्यूमिंग चार्ज ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफिस। इनकरेक्ट है, राष्ट्रपति पद का कार्यभार संभालने के बाद भी राष्ट्रपति को कोई अन्य लाभ का पद धारण करने से नहीं रोका जा सकता है। ठीक है, इनकरेक्ट है ना। द प्रेसिडेंट इज नॉट बार्ड फ्रॉम होल्डिंग एनी अदर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट इवन आफ्टर रिसीविंग द चार्ज ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफिस। इनकरेक्ट, राष्ट्रपति को अपने आधिकारिक आवास का उपयोग केवल निर्धारित किराए का भुगतान करने पर करने का अधिकार है। इनकरेक्ट है, कोई रेंट पे नहीं करना होता है उसको। द प्रेसिडेंट इज एंटाइटल्ड टू यूज हिज ऑफिशियल रेसिडेंस ओनली ऑन पेमेंट ऑफ रेंट फिक्स्ड। इनकरेक्ट, राष्ट्रपति के वेतन और भत्ते उसके कार्यकाल के दौरान कम नहीं किए जा सकते। करेक्ट है, द एम्यूलमेंट एंड अलाउंसेस ऑफ द प्रेसिडेंट शेल नॉट बी डिमिनिश्ड ड्यूरिंग हिज टर्म ऑफ ऑफिस। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 50 का आपका क्या जो आंसर हो जाएगा आपका डी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 51 में आते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव में निर्वाचक मंडल के प्रत्येक सदस्य के पास एक वोट होता है। जितने उम्मीदवार हैं उतने वोट होते हैं। एक वोट जिसका मूल्य जुड़ा होता है, एक वोट जिसका मूल्य जुड़ा होता है और वह उतने ही वरीयता दे सकता है जितने की उम्मीदवार है। ठीक है, अपने को पता है। ठीक है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट होता है इसीलिए, है ना, और उसका अपना क्या होता है, वोट का वैल्यू भी होता है। ठीक है, और उसी वोट को उसके साथ क्या करनी होती है, जितने कैंडिडेट्स होते हैं उतनी प्रेफरेंस भी देनी होती है। तो डी हो गया आपका आंसर। In the election of the president, each member of the electoral college has one vote, as many votes as there are candidates, one vote with value attached to it, one vote with value attached to it, and he can give as many preferences as there are candidates. ठीक है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट होता है। ठीक है, तो उसको हर कैंडिडेट को प्रेफरेंस देनी होती है और उसके वोट की एक वैल्यू भी होती है। तो 51 का आंसर हो जाएगा आपका डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 52 में आते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए संसद सदस्य के वोट का मूल्य निम्नलिखित में से विभाजित करने के लिए निर्धारित किया जाता है। द वैल्यू ऑफ अ वोट ऑफ अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फॉर द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट इज डिटरमाइंड बाय द डिवाइडिंग द। नवीनतम जनगणना के अनुसार देश की जनसंख्या को लोकसभा के सदस्यों की संख्या से, नवीनतम जनगणना के अनुसार देश की जनसंख्या को संसद के दोनों सदनों की कुल संख्या से, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों द्वारा सभी राज्य विधानसभाओं के सदस्यों के वोटों का कुल मूल्य, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों द्वारा सभी राज्य विधानसभाओं के नवीनतम जनगणना के अनुसार किसी विशेष राज्य की जनसंख्या को, नवीनतम जनगणना के अनुसार किसी विशेष राज्य की जनसंख्या को उस राज्य से निर्वाचित संसद सदस्यों की संख्या से। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? सी, द वैल्यू ऑफ। ठीक है, नेशंस पॉपुलेशन एज पर द लेटेस्ट सेंसस बाय द नंबर ऑफ लोकसभा मेंबर्स, नेशंस पॉपुलेशन एज पर द लेटेस्ट सेंसस बाय द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द टू हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, द टोटल वैल्यू ऑफ वोट्स ऑफ मेंबर्स ऑफ ऑल द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज बाय द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द टू हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, पर्टिकुलर स्टेट्स पॉपुलेशन एज पर द लेटेस्ट सेंसस बाय द नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट फ्रॉम द स्टेट्स। ठीक है, तो क्या आपका आंसर होगा? सी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 52 का आंसर हुआ आपका सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 53 में आते हैं। राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। हु एडमिनिस्टर्स द ओथ ऑफ द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा 53 का ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 54 में आते हैं। 54 को देखते हैं। कोई व्यक्ति जो संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं है उसे मंत्रिपरिषद का सदस्य नियुक्त किया जा सकता है, लेकिन उसे किसी भी सदन का सदस्य बनने के लिए
निम्न अवधि का समय चाहिए, 6 महीने का समय चाहिए होता है, हम लोगों को अच्छी तरीके से पता है। ऐसा कोई पर्सन जो है ना दोनों हाउसेस में से किसी का भी मेंबर नहीं है उसको मिनिस्टर बनाया जा सकता है, बट विद इन 6 मंथ उसको जो है वो मेंबर बनना होता है। An individual who is not a member of either house of parliament can be appointed a member of the council of ministers, but he has to become a member of either house of house within a period of 1 month, 2 month, 3 month, 6 month, तो 6 month। ठीक है, डी का आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है 54 का आंसर हो जाएगा आपका डी 6 मंथ। क्वेश्चन नंबर 55 में आते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल का गठन नहीं करता है? ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट द इलेक्टोरल कॉलेज फॉर इलेक्टिंग द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य करते हैं, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य करते हैं, प्रत्येक राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भी करते हैं, विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य। ठीक है, तो ये नहीं करते हैं। इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लोकसभा, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ, ठीक है, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है वो है ना कॉलेज जो है वो इलेक्टोरल कॉलेज का पार्ट नहीं होते हैं। तो 55 का आंसर हो जाएगा आपका डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 56। निम्नलिखित में से किसे भारतीय संघ के कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है? ठीक है, राज्यसभा के उपसभापति नहीं, योजना आयोग के उपाध्यक्ष नहीं, भारत सरकार के सचिव नहीं, उपरोक्त में से कोई नहीं, किसी को भी नहीं। Who among the following enjoys the rank of a cabinet minister of the Indian Union? Deputy chairman of Rajya Sabha, deputy chairman of the planning commission, ठीक है, secretary to the government of India, none of the above। ठीक है, तो 56 का क्या हो गया? डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 57 में आते हैं। निम्नलिखित में से किसे भारतीय संघ की कैबिनेट में, ठीक है, क्वेश्चन रिपीट हो गया, राज्यसभा के उपसभापति योजना, ठीक है, क्वेश्चन जो है वो क्या है, रिपीट हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 58 में आते हैं। केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री जहां ऐसी व्यवस्था मौजूद है कि नियुक्ति निम्नलिखित के द्वारा की जाती है। द चीफ मिनिस्टर ऑफ यूनियन टेरिटरी वेयर सच अ सेटअप एग्जिस्ट इज अपॉइंटेड बाय द यूनियन टेरिटरी के जो चीफ मिनिस्टर होते हैं दैट इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आर्टिकल 239 ए में जो है ये प्रोविजन हमको देखने को मिलता है। तो क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट। आंसर हो जाएगा 58 का ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 59 में आते हैं। राष्ट्रपति का 5 वर्ष का कार्यकाल इस प्रकार से निर्धारित होता है, जिस महीने में वो कार्यभार संभालता है उसका पहला दिन, जिस महीने में वो कार्यभार संभालता है उसके अगले महीने का पहला दिन, जिस दिन वह कार्यभार संभालता है उसके चुनाव के परिणाम की तिथि, जिस दिन वह कार्यभार संभालता है। द 5-year term of the president is calculated from the first day of the month he assumes charge, first day of the month following the month he assumes charge, day he assumes charge, date of his election result, डे ही अज्यूम्स चार्ज। ठीक है, 59 का सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 60 में आते हैं। यदि राष्ट्रपति अपने पद से इस्तीफा देना चाहता है तो वह निम्न को पत्र लिख करके ऐसा कर सकता है। उपराष्ट्रपति को, ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट को। इफ द प्रेसिडेंट वांट्स टू रिजाइन फ्रॉम ऑफिस ही मे डू सो बाय राइटिंग टू द वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, उपराष्ट्रपति को। 60 का आंसर क्या हो जाएगा? ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 61 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 को देखते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थिति में राष्ट्रपति अपने विवेक से कार्य कर सकता है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस डज द प्रेसिडेंट एक्ट इन हिज ओन डिस्क्रिशन? प्रधानमंत्री की नियुक्ति में, मंत्रिपरिषद को पुनर्विचार के लिए प्रस्ताव लौटाने में, उपयुक्त दोनों में उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है भाई, डिस्क्रिशन की बात आ रही है। ठीक है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति में उसका डिस्क्रिशन आता है, लेकिन डिस्क्रिशन कब आएगा? जब किसी भी पार्टी को जो है वो क्लियर मेजोरिटी नहीं मिली है, तब डिस्क्रिशन आएगा। लेकिन अगर अपन लोग देखते हैं कि किसी पार्टी को क्लियर कट मेजोरिटी मिली हुई, तब ऐसी स्थिति में या ऐसे कंडीशन में डिस्क्रिशन की बात नहीं आएगी। ठीक है, तब फिर वो अपने डिस्क्रिशन से जो है डिसीजन नहीं ले सकता है। उसका कंपल्शन है कि मेजोरिटी जिसको मिला है उसको वो बुलाए। ठीक है, मंत्रिपरिषद को पुनर्विचार के लिए प्रस्ताव लौटाने में। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस डज द प्रेसिडेंट एक्ट इन हिज ओन डिस्क्रिशन? In appointing the prime minister, in returning a proposal to the council of minister for the reconsideration, both of the above, none of the above। ठीक है, in returning a proposal to the council for the reconsideration of the 62। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु है। ठीक है, प्रधानमंत्री बनने की बात है तो क्या हो सकता है? लोकसभा से भी वो बन सकता है। लोकसभा में अपन लोग देख सकते हैं कि जो है ना मिनिमम एज है वो 25 ईयर्स है। तो 25 ईयर्स का कोई भी इंडिविजुअल जो है वो इलेक्शन लड़ सकता है और प्राइम मिनिस्टर बन सकता है। तो 25 ईयर्स।
द मिनिमम एज रिक्वायर्ड टू बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज 25 ईयर्स। 62 का आंसर हो जाएगा ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 63 में आते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिगार्डिंग द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट इज करेक्ट। बहुमत प्राप्त करने वाला उम्मीदवार स्वतः निर्वाचित नहीं होता है। ठीक है, करेक्ट है ना, ऑटोमेटिकली इलेक्ट नहीं होता है। ठीक है, राष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में उत्पन्न किसी भी संदेह या विवाद में सर्वोच्च न्यायालय का कोई अधिकार नहीं होता है। इनकरेक्ट। राष्ट्रपति का चुनाव तब नहीं हो सकता जब एक या अधिक राज्य विधानसभाएं भंग हो जाती है। इनकरेक्ट है, हमको पता है कि तब भी हो सकता है। संसद के दोनों सदनों का आवंटित मतों का कुल मूल्य सभी राज्यों के मतों के कुल मूल्य से बहुत अधिक है। ठीक है, इनकरेक्ट है, लगभग बराबर है। ठीक है, अ कैंडिडेट सिक्योरिंग द मेजॉरिटी ऑफ वोट्स इज नॉट ऑटोमेटिकली इलेक्टेड। करेक्ट। द सुप्रीम कोर्ट हैज नो jurisdiction in any doubt or dispute arising in connection with the election of the president। इनकरेक्ट है, आर्टिकल 71 पता है, उसके पास ये अथॉरिटी होती है, सुप्रीम कोर्ट ही डिसाइड करता है। द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन कैन नॉट टेक प्लेस व्हेन वन और मोर स्टेट असेंबलीज स्टैंड डिसॉल्व्ड बिकॉज ऑल द स्टेट असेंबलीज फॉर्म पार्ट ऑफ द इलेक्टोरल कॉलेज। इनकरेक्ट है, वैकेंसी के बेसिस पर जो है वो इलेक्शन को रोका नहीं जा सकता। द टोटल वैल्यू ऑफ द वोट्स अलॉटेड टू बोथ हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट इज मच मोर देन द टोटल वैल्यू ऑफ वोट्स ऑफ ऑल द स्टेट्स टेकन टुगेदर। ठीक है, इनकरेक्ट है। ठीक है, 63 का आंसर हो जाएगा आपका ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 64 में आते हैं। राष्ट्रपति को परिलब्धियों के भुगतान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? Which of the following is not true regarding the payment of the emoluments to the president? उन्हें किसी संसदीय मंजूरी की आवश्यकता नहीं होती है। They do not require any parliamentary sanction। ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है। हमको पता है कि प्रेसिडेंट जो होते हैं उनका जो एमोल्यूमेंट्स होते हैं, जो उनके जो अपन देखते हैं कि है ना सारे एक्सपेंसेस होते हैं, वो क्या होते हैं? चार्ज एक्सपेंसेस होते हैं, तो इसके लिए उनको सैंक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। वित्तीय आपातकाल के दौरान उन्हें कम किया जा सकता है। ठीक है ना, उन्हें बजट में अलग से दिखाया जाता है। ठीक है, उन्हें भारत की आकस्मिकता निधि पर लगाया जाता है। हमने अभी देखा आकस्मिकता निधि पर नहीं लगाया जाता है, किस पर लगाया जाता है? संचित निधि पर। दे डू नॉट रिक्वायर एनी पार्लियामेंट्री सैंक्शन। करेक्ट है। दे कैन बी रिड्यूस्ड ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल इमरजेंसी। ये भी करेक्ट है। दे आर शोन सेपरेटली इन द बजट। ये भी करेक्ट है, क्योंकि वो चार्ज एक्सपेंसेस का पार्ट होते हैं, तो इसलिए उसको है ना एज ए चार्ज एक्सपेंस दिखाया जाता है। दे आर चार्ज ऑन द कंटिजेंसी फंड। ठीक है, कंटिजेंसी फंड पर चार्ज नहीं होते हैं, किस पर होते हैं? कंसोलिडेटेड फंड पर होते हैं। तो इनकरेक्ट पूछा है, तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट डी है। 64 का आंसर हो जाएगा डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 65 में आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है? ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग अपॉइंटमेंट्स इज नॉट मेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है, तो यही होगा। लोकसभा अध्यक्ष का तो क्या होता है? इलेक्शन होता है। ठीक है, लोकसभा का अध्यक्ष का क्या होता है? इलेक्शन होता है, उसका अपॉइंटमेंट नहीं होता है। ठीक है, स्पीकर ऑफ द लोकसभा। भारत के मुख्य न्यायाधीश हमको पता है कि भाई इनकी अपॉइंटमेंट जो है वो है ना प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करते हैं। वायुसेना प्रमुख, थल सेना प्रमुख, इन सब की अपॉइंटमेंट जो है वो है ना प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करते हैं। लेकिन लोकसभा अध्यक्ष का क्या होता है? निर्वाचन। ठीक है, स्पीकर ऑफ द लोकसभा। चलिए क्वेश्चन नंबर 66 में आ जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सबसे उपयुक्त होगा? विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज मोस्ट अप्रोप्रिएट? राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह से बाध्य होगा। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद द्वारा दी गई सलाह से बाध्य होगा। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर कार्य करेगा, जो अपने मंत्रिमंडल के परामर्श से ऐसी सलाह देगा। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्य करेगा और वह ऐसी सलाह को पुनर्विचार के लिए वापस कर सकता है। बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है ना, बिल्कुल करेक्ट है। डी स्टेटमेंट जो है वो क्या होगा? मोस्ट अप्रोप्रिएट होगा। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज मोस्ट अप्रोप्रिएट? द प्रेसिडेंट शेल बी बाउंड बाय द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। नहीं। द प्रेसिडेंट शेल बी बाउंड बाय द एडवाइस गिवन बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। नहीं। The president shall act on the advice of the prime minister, who shall tender such advice in consultation with his cabinet. The president shall act in accordance with the advice of the council of ministers, and he may return such advice for the reconsideration. तो most appropriate statement क्या है? डी है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 67 में आते हैं। संविधान भारत के राष्ट्रपति को निम्नलिखित विशेषाधिकार प्रदान करता है। The Constitution guarantees the following privileges to the President of India। privileges President of India के और गवर्नर्स के कहाँ पर 361 में दिए हुए हैं। राष्ट्रपति के पद पर रहते हुए किसी भी न्यायालय में उसके विरुद्ध कोई आपराधिक कार्यवाही नहीं की जाएगी। ठीक है, आपराधिक कार्यवाही नहीं की जाएगी। बिल्कुल करेक्ट है। नो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स शैल बी इंस्टीट्यूटेड अगेंस्ट द प्रेसिडेंट इन एनी कोर्ट ड्यूरिंग हिज टर्म ऑफ ऑफिस। बिल्कुल करेक्ट है, ये प्रिविलेज मिला हुआ है।
राष्ट्रपति के पद पर रहते हुए किसी भी न्यायालय में उसकी गिरफ्तारी या महाभियोग के लिए कोई प्रस्ताव जारी नहीं किया जाएगा। ठीक है, महाभियोग के लिए जो है वो क्या किया जा सकता है, प्रस्ताव जारी किया जा सकता है। ठीक है, तो आधा स्टेटमेंट तो करेक्ट है, बट आधा जो बचा हुआ स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है, तो स्टेटमेंट को हम इनकरेक्ट मानेंगे। नो प्रोसेस फॉर द अरेस्ट और impeachment of the president shall be issued from any court during his term of office, सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। ठीक है, राष्ट्रपति अपने पद की शक्तियों और कर्तव्यों के प्रयोग और निष्पादन के लिए या उन शक्तियों और कर्तव्यों के प्रयोग में उनके द्वारा किए गए या किए जाने के लिए है ना दावा किए जाने वाले किसी भी कार्य के लिए किसी भी न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नहीं होंगे। ठीक है, ये भी करेक्ट है। ठीक है, उनको रिस्पॉन्सिबल नहीं बनाया जा सकता क्योंकि काम जो करते हैं वो है ना काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के रिकमेंडेशन पे करते हैं। ठीक है, तो दो स्टेटमेंट करेक्ट हो गए। ठीक है, द प्रेसिडेंट शेल नॉट बी आंसरेबल टू any court for the exercise and performance of the powers and duties of his office or for any act done or purporting to be done by him in exercise of those powers and duties। तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। राष्ट्रपति के पद पर रहते हुए किसी भी न्यायालय में उनके विरुद्ध कोई दीवानी कार्रवाई नहीं की जाएगी, इनकरेक्ट है। हमको पता है दीवानी कार्रवाई जो है वो की जा सकती है 2 महीने का नोटिस देकर के। नो सिविल प्रोसीडिंग्स व्हाटसोएवर शेल बी instituted against the president in any court during the term of his office। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो क्या हो गया, 2 स्टेटमेंट करेक्ट बन गए आपके। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 68 में आ जाते हैं। अनुच्छेद 72 के तहत सजा में माफी, राहत या छूट देने की शक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रयोग की जाती है। प्रधानमंत्री की सलाह पर, संघ के प्रमुख के रूप में स्वयं, मंत्रिपरिषद की सलाह पर, प्रधानमंत्री के परामर्श से जो अपने मंत्रिमंडल की सलाह पर अपनी राय देते हैं। ठीक है, तो किसकी, मंत्रिपरिषद की सलाह पर। से द पावर टू ग्रांट पार्डन्स, रिप्राइव और रेमिशन ऑफ पनिशमेंट अंडर द आर्टिकल 72 इज एक्सरसाइज्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, ऑन हिज ओन एज हेड ऑफ द यूनियन, ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, इन कंसल्टेशन विद द प्राइम मिनिस्टर who tenders his opinion on the advice of his cabinet। ठीक है, on the advice of council of ministers। ठीक है, केहर सिंह के केस में जो है वो क्लियर कट सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है कि ठीक है ये उसका कोई डिस्क्रिशनरी पावर नहीं है, इसको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस पे एक्सरसाइज करना है। 68 का सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 69। अनुच्छेद 72 के तहत भारत के राष्ट्रपति को दी गई क्षमादान की शक्ति का प्रयोग किया जा सकता है केवल मुकदमे के बाद और दोष सिद्धि की सजा पर, मुकदमे के दौरान, बाद में, लेकिन मुकदमे से पहले नहीं। ठीक है, मुकदमे से पहले, मुकदमे के दौरान या बाद में किसी भी समय, मुकदमे से पहले या बाद में लेकिन मुकदमे के दौरान कभी नहीं। केवल मुकदमे के बाद और दोष सिद्धि की सजा पर, यानी कि है ना प्रोसीडिंग्स कंप्लीट हो जाते हैं, कन्विक्शन हो जाता है, सजा दे दी जाती है, उसके बाद ही जो है वो पार्डन पावर को एक्सरसाइज कर सकता है। The pardoning power given to the President of India under Article 72 can be exercised only after the trial and on the sentence of conviction, during or after trial but never before trial। ठीक है, at any time before, during or after the trial, either before or after the trial but never during the trial of the case। ठीक है, only after the trial and on the sentence of the conviction। ठीक है, तभी उसको एक्सरसाइज कर सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 70 में आते हैं। भारत के एकमात्र राष्ट्रपति जो निर्विरोध चुने गए, नीलम संजीव रेड्डी। ठीक है, द ओनली प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हु वाज इलेक्टेड अनअपोज्ड इज नीलम संजीव रेड्डी। ठीक है, 70 का आंसर हो गया सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 71 में आते हैं। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव करने के लिए निम्नलिखित में से किस चुनाव प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है? एकल संक्रमणी मत पद्धति का प्रयोग किया जाता है। एकल संक्रमणी मत पद्धति के माध्यम से आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, सूची प्रणाली, सामूहिक मतदान प्रणाली, द्वितीयक मतदान प्रणाली। ठीक है, एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से आनुपातिक टू इलेक्ट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इलेक्शन प्रोसीजर इज यूज्ड? सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ द सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। ठीक है, करेक्ट है ना। इसी सिस्टम से जो है हम लोगों को पता है कि क्या किया जाता है, प्रेसिडेंट का इलेक्शन किया जाता है। ठीक है, चलिए आर्टिकल 55 क्वेश्चन नंबर 72 में आते हैं। एकमात्र उदाहरण जब भारत के राष्ट्रपति ने अपनी वीटो शक्ति का प्रयोग किया था। वीटो शक्ति मतलब कौन सी वीटो शक्ति? द ओनली इंस्टेंस व्हेन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एक्सरसाइज्ड हिज पावर ऑफ वीटो रिलेटेड टू द। ठीक है, चलिए जेबी वीटो के बारे में बात की जा रही है शायद। ठीक है, हिंदू कोड बिल, पेप्सू विनियोग विधेयक, भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक, दहेज निषेध विधेयक।
ठीक है, तो भारतीय डाकघर विधेयक, ठीक है, हिंदू कोड बिल, पेप्सो अप्रोप्रिएशन बिल, इंडियन पोस्ट ऑफिस अमेंडमेंट बिल, ठीक है, डावरी प्रोहिबिशन बिल, ठीक है, इंडियन पोस्ट ऑफिस बिल, ठीक है, अपन लोगों को पता है 1986 में जब ज्ञानजी जैल सिंह प्रेसिडेंट थे तब उन्होंने इसको एक्सरसाइज किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 73 में आते हैं। यदि राष्ट्रपति अपने पास भेजे गए विधेयक को अपनी स्वीकृति के लिए लौटा देता है और संसद एक बार फिर विधेयक को उसके मूल रूप में पारित कर देती है तो राष्ट्रपति, ठीक है, विधेयक को पुनर्विचार के लिए एक बार फिर लौटा सकता है, नहीं, विधेयक पर जन्म संग्रह की मांग कर सकता है, नहीं, विधेयक को स्वीकृति देनी होगी, करेक्ट, ठीक है, विधेयक पर सर्वोच्च न्यायालय की राय ले सकता है, नहीं। इफ द प्रेसिडेंट रिटर्न्स अ बिल सेंट टू हिम फॉर हिज असेंट एंड द पार्लियामेंट वंस अगेन passes the bill in its original form, then the president can once again return the bill for the further reconsideration, नहीं कर सकता, can ask for referendum on the bill, नहीं, has to give assent to the bill, तो रिकंसिडरेशन के बाद फिर जब उसको फिर से भेजा जाएगा तो फिर वो बाउंड है, उसको असेंट देना ही पड़ेगा, ठीक है, 73 का आंसर हो जाएगा आपका सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 74, ठीक है, राष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। विधायक की वोटिंग शक्ति उसके द्वारा प्रतिनिधित्व की जाने वाली जनसंख्या के अनुपात में बनाई जाती है, करेक्ट। संसद के निर्वाचित सदस्यों की वोटिंग शक्ति विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्यों की वोटिंग शक्ति के बराबर बनाई जाती है, करेक्ट, ठीक है। संसद के निर्वाचित सदस्यों की वोटिंग शक्ति राज्य की कुल वोटिंग शक्ति को संसद के निर्वाचित सदस्यों की संख्या से विभाजित करके निर्धारित की जाती है, करेक्ट। राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य की वोटिंग शक्ति राज्य की कुल जनसंख्या को विधानसभा के कुल सदस्यों की संख्या से विभाजित करके और प्राप्त भागफल को 1000 से विभाजित करके निर्धारित की जाती है, ठीक है, विभाजित करके नहीं, ठीक है, गुणा करके की जाती है, ठीक है, तो यही स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। Which of the following is not true regarding the election of the president? The voting power of an MLA is made proportionate to the population he represents. Voting power of the elected members of the parliament is made equal to the voting power of all elected members of the legislative assemblies. ठीक है, voting power of the elected members of parliament is determined by the dividing the total voting power of the state by the number of elected members of the parliament. ठीक है, the voting power of an elected member of state legislative assembly is determined by the dividing the total population of the state by the total number of members of Vidhan Sabha and further dividing the quotient obtained by 1000, ठीक है, divided by नहीं, ठीक है ना, मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, तो 74 का डी इनकरेक्ट पूछा है। क्वेश्चन नंबर 75 में आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। रक्षा बलों की सर्वोच्च कमान राष्ट्रपति में नहीं थे, ठीक है, तीनों चीफ ऑफ स्टाफ राष्ट्रपति के सीधे नियंत्रण में है, ठीक है, राष्ट्रीय रक्षा की जिम्मेदारी केंद्रीय मंत्रिमंडल के पास है, ठीक है, रक्षा से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों का निर्णय प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में राजनीतिक मामलों की कैबिनेट समिति द्वारा किया जाता है, ठीक है, तो रक्षा बलों की सर्वोच्च कमान राष्ट्रपति में नहीं थे, ठीक है, तीनों चीफ ऑफ स्टाफ सीधे जो है वो राष्ट्रपति के नियंत्रण में नहीं होते हैं, ठीक है। द सुप्रीम कमांड ऑफ द डिफेंस फोर्स इज वेस्टेड इन द प्रेसिडेंट, ठीक है। द 3 चीफ्स ऑफ स्टाफ आर अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ द प्रेसिडेंट, ठीक है, डायरेक्ट कंट्रोल में जो है वो प्रेसिडेंट के नहीं होते हैं, ठीक है, तो यही आपका आंसर जो है वो 75 का बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 76 को देखते हैं। जब न तो राष्ट्रपति और न ही उपराष्ट्रपति उपलब्ध हो तो भारत के राष्ट्रपति के रूप में कौन काम करेगा? मुख्य न्यायाधीश काम करेगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। Who act as the president of India when neither the president nor the vice president is available, ठीक है, स्पीकर ऑफ लोकसभा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है, तो कौन होगा? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के मुख्य न्यायाधीश। चलिए क्वेश्चन नंबर 77 को लेते हैं। भारत के राष्ट्रपति के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? विच इज ट्रू रिगार्डिंग द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? वो मुख्य कार्यकारी अधिकारी है, करेक्ट, ही इज द चीफ एग्जीक्यूटिव। वह सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडर है, करेक्ट, ही इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस, ठीक है। वह राज्य का नाम मात्र का प्रमुख है, ये भी करेक्ट है, ठीक है। ही इज द टिट्यूलर, ठीक है, और नॉमिनल हेड ऑफ द स्टेट, करेक्ट है। वह संघ के विधानमंडल का हिस्सा, ये भी करेक्ट है, आर्टिकल 79। ही इज पार्ट ऑफ द यूनियन लेजिस्लेचर। 1 2 3 4 सभी स्टेटमेंट करेक्ट है, 77 का आंसर हो जाएगा आपका डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 78 में आते हैं। निम्नलिखित में से किसे भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है? Who among the following are
अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, अध्यक्ष वित्त आयोग, ठीक है करेक्ट है ना, करेक्ट है। उपाध्यक्ष योजना आयोग, इनकरेक्ट है, प्राइम मिनिस्टर करते थे इसको, ठीक है। केंद्र शासित प्रदेश का मुख्यमंत्री, करेक्ट, तो यानी कि फर्स्ट और थर्ड की अपॉइंटमेंट करता है, ठीक है, आंसर होगा आपका सी, ठीक है। चेयरमैन ऑफ फाइनेंस कमीशन, आर्टिकल 280 हमको पता है, ठीक है। डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन, इनके अपॉइंटमेंट, ठीक है। अब तो खैर प्लानिंग कमीशन है ही नहीं, जब था तब भी जो है वो अपॉइंटमेंट जो है वो प्रेसिडेंट नहीं करते थे, ठीक है। चीफ मिनिस्टर ऑफ यूनियन टेरिटरी, करेक्ट है, तो फर्स्ट एंड थर्ड, ठीक है, फर्स्ट एंड थर्ड आपका आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 79, राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित आदेश एन ऑर्डिनेंस प्रोम्युलगेटेड बाय द प्रेसिडेंट 2 महीने बाद स्वतः समाप्त हो जाएगा, संसद की बैठक से 6 सप्ताह की समाप्ति पर समाप्त हो जाएगा, 6 महीने बाद स्वतः कानून बन जाएगा, संसद के अधिनियम द्वारा प्रतिस्थापित होने तक लागू रहेगा, ठीक है, संसद के अधिनियम द्वारा, ठीक है, संसद की बैठक से 6 सप्ताह की अवधि पर समाप्त हो जाएगा, ठीक है। विल लैप्स ऑटोमेटिकली आफ्टर 2 मंथ, ठीक है। विल लैप्स ऑन द एक्सपायरेशन ऑफ 6 वीक्स फ्रॉम द मीटिंग ऑफ द पार्लियामेंट, विल ऑटोमेटिकली बिकम अ लॉ आफ्टर द 6 मंथ, ठीक है। विल कंटिन्यू टू बी इन फोर्स टिल इट इज सुपरसीडेड बाय एन एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट, ठीक है। विल लैप्स ऑन द एक्सपायरेशन ऑफ 6 वीक्स फ्रॉम द मीटिंग ऑफ द पार्लियामेंट, ठीक है। तो 79 का आपका आंसर हो जाएगा बी। चलिए 80 में आते हैं। मंत्रिपरिषद के सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, प्रधानमंत्री की सलाह पर, अपने विवेक से, उपराष्ट्रपति की सलाह पर, चुनाव परिणाम के आधार पर, प्रधानमंत्री की सलाह पर, ठीक है। अपॉइंटमेंट ऑफ द मेंबर्स ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज मेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर इन हिज ओन डिस्क्रिशन, ऑन द एडवाइस ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट, ऑन द बेसिस ऑफ द इलेक्शन रिजल्ट, ठीक है, ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। 80 का आंसर हो गया आपका ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 81 में आते हैं। निम्नलिखित में से किसे भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है? हु अमंग द फॉलोइंग आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? राज्यों के राज्यपाल, ठीक है, गवर्नर्स ऑफ स्टेट, करेक्ट है। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और न्यायाधीश, ठीक है, द जस्टिस एंड द चीफ जस्टिस एंड द जजेस ऑफ द कोर्ट्स, ठीक है, ये भी अपॉइंट होते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और ना अन्य न्यायाधीश, ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और न्यायाधीश, ठीक है, तो ये भी करते हैं, ठीक है, यानी कि द चीफ जस्टिस एंड द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, गवर्नर्स भी हैं, ठीक है, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और जस्टिस भी हैं, चीफ जस्टिस ऑफ द इंडिया भी हैं और अदर सुप्रीम कोर्ट जस्टिस भी हैं, ठीक है, इनकी भी अपॉइंटमेंट होती है, ठीक है। उपराष्ट्रपति की अपॉइंटमेंट ये नहीं करते हैं, हम लोगों को पता है कि जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं उनका क्या होता है, इलेक्शन होता है, ठीक है, तो यानी कि क्या हो जाएगा आपका फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ, ठीक है, सॉरी फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ है उपराष्ट्रपति, ठीक है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, यानी कि बी आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 82, जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है तो निम्नलिखित का वेतन प्राप्त करता है। तो जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में काम करता है तो उसको राष्ट्रपति का ही वेतन मिलता है। राष्ट्रपति, संसद सदस्य, राज्यसभा के सभापति, राष्ट्रपति का। व्हेन द वाइस प्रेसिडेंट officiates as president, he draws the salary of president, आंसर हो जाएगा ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 83 को लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 83, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? यदि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों त्याग पत्र दे दे तो लोकसभा का अध्यक्ष नए राष्ट्रपति के निर्वाचित होने तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। इनकरेक्ट, ठीक है। इफ बोथ द प्रेसिडेंट एंड द वाइस प्रेसिडेंट रिजाइंस, द स्पीकर ऑफ द लोकसभा विल एक्ट एज प्रेसिडेंट टिल अ न्यू प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड। इनकरेक्ट है। भारत के संविधान में राष्ट्रपति चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम और अधिकतम आयु सीमा दोनों निर्धारित है, ठीक है। इनकरेक्ट है ना। हम लोगों को पता है कि जो न्यूनतम सीमा है वो तो निर्धारित है पर मैक्सिमम जो है वो निर्धारित नहीं है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रिस्क्राइब्स बोथ द मिनिमम एंड द मैक्सिमम एज लिमिट्स फॉर द कंटेस्टिंग द प्रेसिडेंट इलेक्शन, ठीक है। मिनिमम तो है लेकिन मैक्सिमम नहीं है। राष्ट्रपति के त्यागपत्र की स्थिति में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कार्यकाल की शेष अवधि के लिए राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। इनकरेक्ट। In the event of the resignation of the president, the vice president will act as president for the residual period of the president's tenure, ठीक है। इनकरेक्ट है, फिर से इलेक्शन होगा, ठीक है ना। भारत में राष्ट्रपति संसद का हिस्सा होता है, करेक्ट, आर्टिकल 79। इन इंडिया द प्रेसिडेंट इज पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट। चलिए क्वेश्चन नंबर 84 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 84 को लेते हैं।
भारत के उपराष्ट्रपति का पद काफी हद तक निम्नलिखित देशों के उपराष्ट्रपति के पद से मिलता जुलता है। यूएसए का हमको पता है, यूएसए से हमने जो है वो वाइस प्रेसिडेंट का ऑफिस लिया है। द पोजीशन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रिसेंबल्स टू अ ग्रेट एक्सटेंट द पोजीशन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए। ठीक है, आंसर हो जाएगा आपका 84 का ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 85, उपराष्ट्रपति का त्यागपत्र निम्नलिखित को संबोधित किया जाना चाहिए। किसको होना चाहिए? प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति को। द वाइस प्रेसिडेंट्स लेटर ऑफ रेजिग्नेशन इज टू बी एड्रेस्ड टू द, है ना, राज्यसभा के सभापति, भारत के मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति अध्यक्ष। किसको होता है? राष्ट्रपति को होता है। ठीक है, किसको देगा? प्रेसिडेंट को। ठीक है, चलिए 85 का सी। क्वेश्चन नंबर 86 में आते हैं। उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए उम्मीदवार के पास राष्ट्रपति के पद के उम्मीदवार के लिए निर्धारित योग्यताएं होनी चाहिए, सिवाय इसके कि वह भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष से अधिक आयु का हो, सरकार के अधीन कोई लाभ का पद धारण न करता हो, राज्यसभा का सदस्य बनने के योग्य हो। ठीक है, ये जो है वो आंसर 86 का क्या हो जाएगा? डी। ठीक है, द कैंडिडेट फॉर वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन मस्ट possess द क्वालिफिकेशंस प्रिस्क्राइब्ड फॉर द प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट एक्सेप्ट दैट मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया। ठीक है, ओवर 35 ईयर्स ऑफ एज। ठीक है, होल्डिंग नो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर द गवर्नमेंट। ठीक है, क्वालिफाइड टू बी अ मेंबर ऑफ राज्यसभा। ठीक है, प्रेसिडेंट के लिए क्या होना चाहिए? लोकसभा का जो है वो मेंबर बनने की एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। ठीक है, तो 86 का डी। क्वेश्चन नंबर 87, उपराष्ट्रपति को उनके कार्यकाल की समाप्ति से पहले उनके पद से हटाने का अधिकार किसके पास है? ठीक है, किसके पास है ना? उपराष्ट्रपति को अगर हटाना है तो ये कौन करेगा काम? ठीक है, संसद करेगी। ठीक है, रिजोल्यूशन जो है वो काय में आएगा? राज्यसभा में आएगा, लेकिन उसको पास जो है वो क्या करना? ठीक है, लोकसभा जो है हाउस ऑफ द पीपल, वो भी उससे क्या होना चाहिए? एग्री होना चाहिए। ठीक है, तो इसको कौन हटाएगा? ठीक है, संसद। ठीक है, कौन हटाएगा? संसद। ठीक है, हु हैज द अथॉरिटी टू रिमूव द वाइस प्रेसिडेंट फ्रॉम हिज ऑफिस बिफोर द एक्सपायरी ऑफ हिज टर्म। ठीक है, राज्यसभा, पार्लियामेंट, लोकसभा, सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? आंसर बी। 88 में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 88, निम्नलिखित में से किसने राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ने हैं तो उपराष्ट्रपति से पद से त्यागपत्र दिया था? ठीक है, डॉक्टर राधाकृष्णन, वीवी गिरी, फखरुद्दीन, नीलम संजीव रेड्डी। ठीक है ना, तो जो है आंसर आपका हो जाएगा डी। ठीक है, which one of the following resigned as vice president to contest for the office of the president? ठीक है, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, वीवी गिरी, फखरुद्दीन अली अहमद, नीलम संजीव रेड्डी। ठीक है, चलिए तो आंसर आपका होगा बी। ठीक है, आंसर आपका क्या होगा? बी, वीवी गिरी। ठीक है, नीलम संजीव रेड्डी जो है वो तो है ना अनअपोज्ड जो है वो इलेक्ट हुए थे, है ना। चलिए, तो 88 का आंसर होगा आपका बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 89 में आते हैं। जब राज्यसभा का सभापति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है तो सभापति के कर्तव्यों का पालन कौन करता है? ठीक है, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। उपराष्ट्रपति जब राष्ट्रपति के रूप में काम करेगा तो सभापति का काम कौन करेगा? उपसभापति। स्वयं नवनिर्वाचित सभापति, उपसभापति, सभापति द्वारा नियुक्त राज्यसभा का सदस्य तो कौन करेगा? उपसभापति। When the chairman of Rajya Sabha act as president, the duties of the chairman are performed by himself, a newly elected chairman, the deputy chairman, a member of Rajya Sabha deputed by the chairman. कौन है? डेप्यूटी चेयरमैन। ठीक है, 89 का सी। क्वेश्चन नंबर 90 में आते हैं। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवादों का निपटारा कौन करता है? आर्टिकल 71 में सुप्रीम कोर्ट करता है, सर्वोच्च न्यायालय में। ठीक है, आंसर ए। Disputes regarding the election of the president and vice president are settled in the Supreme Court. ठीक है, सुप्रीम कोर्ट जो है वो उसको सेटल करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 91, भारत के उपराष्ट्रपति के लिए संविधान द्वारा कौन सा कार्य विशेष रूप से निर्धारित किया गया है? भारत के उपराष्ट्रपति के लिए विश्वविद्यालयों का कुलपति, राज्यसभा का सभापति। ठीक है, आपातकाल के समय राष्ट्रपति की सहायता करना, उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो उपराष्ट्रपति का काम क्या होता है? ठीक है, राज्यसभा का सभापति। ठीक है, राज्यसभा का क्या होता है? वो सभापति। व्हाट फंक्शन इज स्पेसिफिकली प्रिस्क्राइब्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन? ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, वाइस चांसलरशिप ऑफ यूनिवर्सिटीज, चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा टू असिस्ट द प्रेसिडेंट इन टाइम्स ऑफ इमरजेंसी, नन ऑफ अबव इज करेक्ट। ठीक है, उपराष्ट्रपति के रूप में बात हो रही है। ठीक है, उपराष्ट्रपति के रूप में अगर हम बात करें तो उपराष्ट्रपति के रूप में कोई भी काम जो है वो है ना वाइस प्रेसिडेंट के लिए डिसाइड
नहीं है, ठीक है। उपराष्ट्रपति के रूप में कोई भी काम उसके लिए डिसाइड नहीं होता है, तो आपका आंसर क्या बनेगा, डी बनेगा, ठीक है। क्योंकि बात क्या हो रही है, व्हाट फंक्शन इज स्पेसिफिकली प्रिस्क्राइब्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है। वाइस प्रेसिडेंट के लिए जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन ने कोई भी टास्क जो है स्पेसिफाई नहीं किया है, ठीक है। डी 92, जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में काम करता है तो उसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा के सभापति, राष्ट्रपति के वेतन के अतिरिक्त राज्यसभा के, ठीक है। तो किसका वेतन मिलता है, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में काम करता है तो राष्ट्रपति का वेतन, ठीक है। व्हेन द वाइस प्रेसिडेंट एक्ट एज द प्रेसिडेंट ही गेट्स द इमोल्यूमेंट्स ऑफ द प्रेसिडेंट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 93, उपराष्ट्रपति के पद पर उनकी मृत्यु, त्यागपत्र या पद से हटाए जाने के कारण होने वाली रिक्ति को भरने के लिए चुनाव निम्नलिखित तिथियों में कराया जाना चाहिए। रिक्ति होने के 6 महीने के अंदर, रिक्ति होने के 1 वर्ष के अंदर, रिक्ति होने के बाद यथाशीघ्र, कार्यकाल समाप्त होने के बाद यदि शेष अवधि 3 महीने से कम है। रिक्ति होने के बाद यथाशीघ्र, यानी कि जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी इलेक्शन करवाया जाना चाहिए। An election to fill a vacancy in the office of vice president occurring by the reason of his death, resignation or removal has to be held within 6 months of the occurrence of the vacancy, within a year of the occurrence of the vacancy, as soon as possible after the occurrence of the vacancy, after the expiration of the term, ठीक है। as soon as possible after the occurrence of the vacancy, 93 का सी। क्वेश्चन नंबर 94, उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है, ठीक है। Who elects the vice president, वही निर्वाचक मंडल जो राष्ट्रपति का चुनाव करता है, ठीक है। नहीं करता है क्योंकि हमको पता है कि कॉलेजियम में जो है केवल इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं प्रेसिडेंट के, जबकि वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में सभी मेंबर्स पार्टिसिपेट करते हैं। राज्यसभा के सदस्य संसद के सदस्यों से मिलकर के बना निर्वाचक मंडल, संसद के संयुक्त बैठक, संसद के सदस्यों से मिलकर बना निर्वाचक मंडल। Who elects the vice president, the same electoral college which elects the president, same electoral college नहीं होता है, वहां पर इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं और यहाँ पर ऑल मेंबर्स होते हैं। मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा केवल नहीं होते हैं। एन इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्टिंग ऑफ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा 94 का सी। 95 में आते हैं, भारत के उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव निम्नलिखित में से किस सदन में लाया जा सकता है। भारत के उपराष्ट्रपति को, ठीक है। तो भारत के उपराष्ट्रपति जो है वो कौन होते हैं, राज्यसभा के सभापति होते हैं। तो प्रस्ताव कहां पर लाया जाता है, ठीक है, राज्यसभा में, अकेले लोकसभा में, संसद के किसी भी सदन में, ठीक है, संसद की संयुक्त बैठक में, अकेले राज्यसभा में। प्रस्ताव लाया कहां जाएगा, राज्यसभा में। द रिजोल्यूशन फॉर रिमूविंग द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी मूव्ड इन द लोकसभा अलोन, आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, जॉइंट सिटिंग ऑफ द पार्लियामेंट, राज्यसभा अलोन, ठीक है, राज्यसभा अलोन, ठीक है। 96, भारत के उपराष्ट्रपति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्यों से मिलकर बने निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है, ठीक है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। द वाइस प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड बाय एन इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्टिंग ऑफ ऑल द मेंबर्स ऑफ द बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है। सभी मेंबर्स उसमें इंक्लूडेड होते हैं। संविधान उस व्यक्ति के बारे में चुप है जिसे रिक्ति की अवधि के दौरान उपराष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन करना है, ठीक है, ये भी करेक्ट है, ठीक है। संविधान में ये नहीं बताया गया कि उपराष्ट्रपति अगर नहीं है तो उसका कौन काम करेगा, ठीक है। सभापति नहीं है, ठीक है, अगर तो फिर उसकी जगह कौन काम करेगा ये बताया गया। द कॉन्स्टिट्यूशन इज साइलेंट अबाउट अ पर्सन हु इज टू डिस्चार्ज द ड्यूटीज ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ वैकेंसी। फर्स्ट एंड सेकंड दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 97, यदि राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का प्रस्ताव पारित किया जाता है तो राष्ट्रपति को हटा हुआ माना जाएगा उस तिथि से जिस दिन प्रस्ताव पारित किया गया है। जब भारत के मुख्य न्यायाधीश इस आशय का आदेश जारी करते हैं, जैसे ही भारत का राजपत्र इसे अधिसूचित करता है, जब नया राष्ट्रपति निर्वाचित होता है, ठीक है, उस तिथि से जिस दिन प्रस्ताव पारित किया गया है। If a resolution impeaching the president is passed, the president is considered to have been removed from the date on which the resolution is passed, ठीक है। तो 97 का आंसर हो जाएगा ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 98 में आते हैं। राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का प्रस्ताव कम से कम 14 दिन की नोटिस के बाद पेश किया जा सकता है, जिस पर निम्न द्वारा हस्ताक्षर किया जाना चाहिए। सदन के कम से कम 50 सदस्य, सदन के कुल सदस्यों की संख्या के कम से कम 1/3 सदस्य, सदन की कुल सदस्यों की संख्या के कम से कम 1/4 सदस्य, कितने, कम से कम 1/4 मेंबर जो है वो होना चाहिए, ठीक है। लोकसभा के कम से कम 100 तथा राज्यसभा के कम से कम 50,
ठीक है। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किया गया है वो क्या है, सदस्यों की कुल संख्या के कम से कम 1/4 सदस्य, ठीक है। A resolution for impeaching the president can be moved after the at least 14 days notice signed by not less than 50 members of the house, not less than 1/3 of the total number of the members of the house, not less than 1/4 of the total number of the members of the house, ठीक है। तो कम से कम 1/4। चलिए 98 का सी, क्वेश्चन नंबर 99 में आते हैं। संविधान राष्ट्रपति के पद पर पुनर्निर्वाचन के बारे में चुप है, ठीक है, इनकरेक्ट है। हमको पता है आर्टिकल 57 में जो है वो री इलेक्शन के लिए जो है एलिजिबिलिटी आती है। राष्ट्रपति पद पर किसी व्यक्ति के पुनर्चुनाव की अनुमति देता है, ठीक है, करेक्ट, अनुमति देता है। किसी व्यक्ति को केवल 2 कार्यकाल तक राष्ट्रपति की अनुमति देता है, इनकरेक्ट है। ऐसा हमारे यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन ने कोई प्रोविजन नहीं किया, अमेरिका में जरूर है ऐसा प्रोविजन। किसी व्यक्ति को राष्ट्रपति के रूप में केवल 1 कार्यकाल की अनुमति देने के लिए इसमें संशोधन किया, ठीक है, इनकरेक्ट, ठीक है। आंसर होगा आपका 99 का बी। द कॉन्स्टिट्यूशन इज साइलेंट ऑन द प्रेसिडेंट्स री इलेक्शन टू द ऑफिस, ठीक है, हो सकता है री इलेक्शन, साइलेंट नहीं है। अलाउज री इलेक्शन ऑफ अ पर्सन टू द प्रेसिडेंट पोस्ट, ठीक है, करेक्ट है। रेस्ट्रिक्ट अ पर्सन टू रिमेन प्रेसिडेंट फॉर ओनली 2 टर्म, 2 टर्म का कोई प्रोविजन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, यूएस कॉन्स्टिट्यूशन में है। हैज बीन अमेंडेड टू अलाउ अ पर्सन ओनली 1 टर्म एज प्रेसिडेंट। आंसर हो जाएगा 99 का बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 100 को लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा समूह भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेता है, ठीक है, संसद के सभी सदस्य, ठीक है, राष्ट्रपति के चुनाव की बात हो रही है और यहाँ क्या है, सभी सदस्य, तो सभी सदस्य भाग नहीं लेते हैं, केवल इलेक्टेड सदस्य लेते हैं। राज्य विधानसभाओं के सभी सदस्य, ठीक है, तो सभी सदस्य यहाँ भी नहीं लेते हैं, केवल कौन होते हैं, इलेक्टेड राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, ठीक है, करेक्ट, ठीक है। राज्य विधान परिषदों के निर्वाचित सदस्य, ठीक है, तो विधान परिषद के जो सदस्य हैं वो उसमें भाग नहीं लेते हैं, तो केवल कौन हो जाएगा, 3, यानी कि आंसर होगा डी। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स टेक्स पार्ट इन इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ऑल मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, ऑल मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट नहीं लेते हैं, इलेक्टेड मेंबर्स लेते हैं। ऑल मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज, ठीक है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के भी सारे मेंबर्स नहीं लेते हैं, वो भी केवल इलेक्टेड मेंबर्स लेते हैं। इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज, ठीक है, रिपीट, ठीक है, ये जो है वो क्या है ना, असेंबलीज नहीं है, ये क्या है, काउंसिल है, ठीक है, क्या है, काउंसिल है, ठीक है, तो काउंसिल के मेंबर्स जो है वो इसमें पार्टिसिपेट, ठीक है। ऑल मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव, राज्य विधानसभाओं के सभी सदस्य, ठीक है। इलेक्टेड मेंबर, ओके, यहाँ पर जो है वो क्या बात हो रही है, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है, तो ये जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं। इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है, तो स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल के इलेक्टेड मेंबर्स भी इसमें पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, केवल है ना कौन, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज पार्टिसिपेट करते हैं। आंसर हो जाएगा आपका डी। तो चलिए फ्रेंड्स, ये आज का आपके 110वें दिन में हमने पॉलिटी के क्वेश्चंस को कंप्लीट किया है। आगे के टास्क आपको इसी तरीके से मिलते रहेंगे, आगे भी आप इसी तरीके से कल्पक्ष के साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।